शहर के अंदर हर तरफ धुआं और आग उठ रही थी। टूटी हुई बिल्डिंग्स का मलबा जगह जगह पड़ा था। चारों तरफ लोगों की चीखें गूंज रही थीं। हर इंसान के पास कोई ना कोई अलग पावर थी और सब एक दूसरे पर पागलों की तरह टूट पड़े थे। कोई किसी की पावर छीन रहा था, कोई लोगों को मार रहा था, तो कोई दूसरों की ताकत निगल रहा था। लेकिन इसी पागल दुनिया के बीच चोंगो आराम से सड़क पर चलते हुए एक किताब पकड़े हुए था। वो अकेला इंसान था जो अभी भी शांत था। लेकिन इस दुनिया में जहां सब लोग पागल हो चुके थे, वहां शांत रह पाना खुद में एक ब्लेसिंग था। करीब 30 सालों से लोग अपनी इमोशंस कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे। इस बीमारी को कहा जाता था इमोशनल इलनेस। कट होकर सेलेस्टियल आर्ट डिपार्टमेंट की गैदरिंग दिखाई जाती है। वहां आर्ट डायरेक्टर जियांग यानफे छोटी छोटी बातों पर अपने स्टाफ पर चिल्ला रहा था। वो गुस्से में बोलता है, वाइन ठंडी क्यों नहीं है? वाटरमेलन में अभी तक सीड्स क्यों हैं? धीरे धीरे उसका गुस्सा और बढ़ने लगता है। फिर वो असिस्टेंट वो जिंग जिंग पर चिल्लाते हुए कहता है, तुमसे एक सिंपल गैदरिंग भी हैंडल नहीं होती, तुम्हें तो जाकर मर जाना चाहिए। उसकी बातें सुनकर वो जिंग जिंग का गुस्सा भी फूट पड़ता है। वो सीधे उसकी तरफ उंगली करके चिल्लाती है, खाना है तो खाओ, नहीं खाना तो निकल जाओ, हर बात पर बकवास मत करो, मरना है तो खुद जाकर मर जाओ। अब पूरी पार्टी में सिर्फ वही दोनों जोर जोर से चिल्ला रहे थे। बाकी लोग भी इरिटेट होने लगे थे। कोई बोलता है, यार तुम लोग बहुत एनोइंग हो, तो कोई कहता है, गैदरिंग में भी लड़ाई शुरू कर दी। तभी चोंगमो दोनों के बीच आकर उन्हें शांत कराने की कोशिश करता है। वो आराम से बोलता है, काम डाउन डायरेक्टर जियांग, मैं वाइन और वाटरमेलन बदल देता हूँ। फिर वो जिंग जिंग की तरफ देखकर कहता है, डायरेक्टर जियांग की तरफ से मैं तुमसे सॉरी बोलता हूँ, प्लीज सब लोग शांत हो जाओ। लेकिन उसकी बातों से सिचुएशन शांत नहीं होती। अचानक जियांग यानफे पास पड़ी वाइन बॉटल उठाता है और पूरी ताकत से चोंगमो के सिर पर मार देता है। इससे तेरा क्या लेना देना है? बॉटल टूटने की आवाज के साथ पूरा कमरा शांत हो जाता है। सभी लोग शौक में उस तरफ देखने लगते हैं। जियांग के हाथ में टूटी हुई बॉटल का हिस्सा था। उसकी सांसें तेज चल रही थीं और उसकी आंखें पूरी लाल हो चुकी थीं। ऐसा लग रहा था जैसे वो कोई दूसरा इंसान बन गया हो। कुछ सेकंड बाद उसका शरीर कांपने लगता है। फिर अचानक वो आगे बढ़कर चोंगमो को कसकर पकड़ लेता है। उसकी आवाज कांप रही थी। हे भगवान, मैंने ये क्या कर दिया? जियांग यानफे कांपती हुई आवाज में बोलता है, मैंने ये क्या कर दिया? शियाओ चोंग, तुम ठीक हो ना? मुझे माफ कर दो। इतना सब होने के बाद भी चोंगमो के चेहरे पर कोई बदलाव नहीं आता। वो बिल्कुल शांत होकर बोलता है, मैं ठीक हूँ। सब लोग काम डाउन। धीरे धीरे आसपास के लोग भी शांत होने लगते हैं। सब लोग टेंशन में चोंगमो को देख रहे थे। कोई बोलता है, इसे हॉस्पिटल ले चलो। लेकिन चोंगमो फिर से मुस्कुराकर कहता है, मैं सच में ठीक हूँ, आप लोग बस एंजॉय करो। कुछ ही देर में पूरी क्राउड वहां से चली जाती है। अब वहां सिर्फ चोंगमो बचता है। तभी उसका एक कॉलीग ड्रिंक लेकर उसके पास आता है। वो बोलता है, तुमने सच में उसे माफ कर दिया? कमाल है यार। चोंगमो बिना एक्सप्रेशन के अपने माथे से वाइन साफ करने लगता है। फिर धीरे से बोलता है, कोई चॉइस नहीं है, शायद इस दुनिया में नॉर्मल सिर्फ मैं ही हूँ। उसकी नजर फिर जियांग यानफे और वो जिंग जिंग के सिर के ऊपर जाती है। उन दोनों के सिर पर वही लाल रंग की सूजी हुई गांठ दिखाई दे रही थी। वो धीरे धीरे फूल रही थी। उसकी नसें फड़क रही थीं। ऐसा लग रहा था जैसे किसी भी पल फट जाएगी। यही वो चीज थी जो लोगों को इतना जल्दी गुस्सा दिलाती थी। उस लाल गांठ को देखते ही चोंगमो पुरानी यादों में चला जाता है। जब वो करीब 5 या 10 साल का था, तब उसने पहली बार उस लाल गांठ को देखा था। उसकी माँ किचन में खड़ी थी, लेकिन उसके सिर के ऊपर एक अजीब लाल सूजन उग रही थी। शुरुआत में चोंगमो को लगा ये उसके पिता की मौत के शौक की वजह से हेलुसिनेशन है। लेकिन उसके बाद उसकी माँ छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करने लगी। वो किचन में चीजें फेंकने और तोड़ने लगी। उसे इस बात की भी परवाह नहीं थी कि छोटा चोंगमो उसके पास खड़ा है, और जितना ज्यादा उसकी माँ गुस्सा होती, उसके सिर की लाल गांठ उतनी ही बड़ी होती जाती। साथ ही उसका गुस्सा भी और डरावना बनता जाता। फिर एक दिन चोंगमो शौक में जम जाता है। उसकी माँ जमीन पर पड़ी थी, बिल्कुल लाइफलेस, और उसका सिर फट चुका था। बाद में चोंगमो को पता चला कि वो लाल सूजन इतनी बड़ी हो जाती है कि आखिर में इंसान का सिर ही फट जाता है। ये याद आते ही चोंगमो की आंखें हल्का कांपने लगती हैं। उसकी सांसें भारी हो जाती हैं। वो मन ही मन बोलता है, उसी दिन के बाद मैंने गुस्सा करना छोड़ दिया। मुझे लगा यही इमोशनल इलनेस की सच्चाई है, और इससे बचने का सिर्फ एक तरीका है, कभी गुस्सा मत करो। उसी समय दूसरी तरफ जियांग यानफे फिर किसी और से लड़ रहा था। वो गुस्से में चिल्लाता है, थोड़ा दिमाग इस्तेमाल नहीं कर सकता? बीमार है क्या? उसे फिर से लड़ते देखकर चोंगमो बेबस होकर सोचता है, फिर से शुरू हो गए, ये लोग सच में पागल हैं। और तभी उसके सिर के ऊपर भी, उसके सिर के ऊपर की लाल सूजन अब पहले से 3 गुना बड़ी हो चुकी थी। उसकी नसें डरावने तरीके से बाहर निकल रही थीं। ऐसा लग रहा था जैसे किसी भी पल वो फट जाएगी। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि जियांग यानफे को खुद कुछ महसूस ही नहीं हो रहा था। वो अभी भी सामने वाले इंसान पर चिल्लाए जा रहा था, तू मुझसे बहस करेगा? बहुत हिम्मत आ गई है तेरी। चोंगमो ये देखकर फिर उसके पास जाने लगता है। वो उसे शांत कराने की कोशिश करना चाहता था। पास खड़ी यिल्ली उसे सरप्राइज होकर देखती है। वो पूछती है, मुझे लगा तुम्हें इन लोगों से फर्क नहीं पड़ता। चोंगमो ठंडे चेहरे से जवाब देता है, लेकिन अगर कोई मर गया तो बहुत। लेकिन वो अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाता। अचानक जियांग यानफे के सिर की लाल सूजन फट जाती है। चोंगमो तुरंत अपने होंठ भींच लेता
देता है और धीरे से बोलता है, बहुत झंझट हो गई। यिली शॉक में वहीं खड़ी रह जाती है। तभी अचानक कहीं से चिंगारियां निकलने लगती हैं। अगले ही पल जियांग यानफे के सिर के ऊपर एक बड़ी आग जलने लगती है। चोंगमो की आंखें चौड़ी हो जाती हैं। उसका दिल तेजी से धड़कने लगता है। अब जियांग यानफे इंसान जैसा बिल्कुल नहीं लग रहा था। उसकी आंखें लाल चमक रही थीं। पूरा कमरा सिर्फ उसकी डरावनी दहाड़ से गूंज रहा था। चोंगमो कांपती आवाज में बोलता है, ये मॉन्स्टर है। सब कुछ इतनी तेजी से हुआ कि किसी को समझने का मौका ही नहीं मिला। जिस आदमी से अभी उसकी लड़ाई हो रही थी वो अभी भी गुस्से से उसे घूर रहा था। वो चिल्लाता है, तो क्या कर लेगा तू? लेकिन अचानक वो बीच में ही रुक जाता है। उसकी आंखों में डर भर जाता है। अगले ही पल जियांग यानफे अपना हाथ जोर से घुमाता है और एक ही वार में उस इंसान का शरीर 2 हिस्सों में कट जाता है। चारों तरफ लोग पैनिक में भागने लगते हैं। कोई चिल्लाता है, वो पागल हो गया है, जल्दी भागो। चोंगमो भीड़ के बीच खड़ा पूरी तरह स्टन था। उसकी आंखों में कंफ्यूजन और डर साफ दिख रहा था। वो मन ही मन सोचता है, ये क्या हो रहा है? उसकी सूजन फटते ही वो मॉन्स्टर कैसे बन गया? धीरे धीरे उसके अंदर डाउट्स बढ़ने लगते हैं। क्या मेरी माँ के साथ भी यही हुआ था? तभी यिली उसका हाथ पकड़ लेती है। वो जल्दी से बोलती है, जल्दी भागो, और उसे खींचकर वहां से ले जाने लगती है। भागते हुए वो तेजी से समझाती है, जब वो शेल टूट जाता है तो इंसान इमोशनल मॉन्स्टर में बदल जाता है। ज्यादातर लोग पूरी तरह उस मॉन्स्टर के कंट्रोल में चले जाते हैं और फिर वो उस मॉन्स्टर की सुपरनैचुरल पावर इस्तेमाल करके जियांग यानफे के शरीर से निकल रही आग तेजी से फैलने लगती है। पास खड़े लोग उस आग में घिरने लगते हैं। अचानक कोई दर्द से चीख पड़ता है, आग लग रही है। ये आग आखिर आ कहां से रही है? चोंगमो की आवाज भारी हो जाती है। वो कांपते हुए पूछता है, तो मेरी माँ क्यों मरी थी? यिली तुरंत जवाब नहीं देती। वो पहले जियांग यानफे की तरफ देखती है, फिर धीरे से एक अजीब बात बोलती है, जल्दी मत करो, अभी पता चल जाएगा। उसके इतना कहते ही जियांग यानफे के ऊपर की आग और बड़ी हो जाती है और वो जोर जोर से चीखने लगता है। लेकिन जैसे ही उसकी चीख खत्म होती है वैसे ही सारी आग अचानक गायब हो जाती है। पूरा कमरा एकदम शांत हो जाता है। अगले ही पल जियांग यानफे की बिना सिर वाली बॉडी जमीन पर गिर जाती है। कंपनी के सारे लोग शॉक में थे। हर तरफ डर और फुसफुसाहट फैल जाती है। कोई कांपती आवाज में बोलता है, तुमने देखा? डायरेक्टर जियांग का सिर फट गया और आग भी गायब हो गई। चोंगमो कंफ्यूज्ड होकर यिली की तरफ देखता है। वो पूछता है, तुम लोगों को कुछ दिखाई दिया था? यिली सिर हिलाकर कहती है, हाँ, लेकिन ऑर्डिनरी लोग उसे देख नहीं सकते। उनके लिए बस जियांग का सिर गायब हुआ है। असल में इमोशनल मॉन्स्टर ने उसका सिर खा लिया। तभी चोंगमो के सामने एक डरावना मॉन्स्टर दिखाई देता है। उसका पूरा शरीर आग से बना हुआ था। उसके शरीर पर कई भयानक मुंह उगे हुए थे और उनमें से एक मुंह जियांग यानफे का कटा हुआ सिर खा रहा था। ये देखकर चोंगमो पूरी तरह जम जाता है। तभी यिली आखिर उसके सवाल का जवाब देती है। वो शांत आवाज में बोलती है, तुम्हारी माँ इसलिए मरी क्योंकि वो इमोशनल मॉन्स्टर में बदल गई थी। फिर वो उसके कंट्रोल में चली गई और आखिर में किसी दूसरे मॉन्स्टर का खाना बन गई। कुछ सेकंड तक चोंगमो चुप रहता है, फिर धीरे से बोलता है, तो सच्चाई ये थी। लेकिन यिली तुरंत उसकी बात काट देती है। वो ठंडी आवाज में बोलती है, नहीं, अगर सही तरीके से कहें तो तुम्हारी माँ उस इंसान का खाना बनी थी जो इमोशनल मॉन्स्टर को कंट्रोल कर रहा था। चोंगमो की आंखें हल्का कांपने लगती हैं। यिली आगे बोलती है, हर इमोशनल मॉन्स्टर अपने मास्टर से जुड़ा होता है। उसी समय दूर से एक आदमी उनकी तरफ चलता हुआ दिखाई देता है। उसके शरीर से भयानक आग निकल रही थी। यिली की आवाज उस आदमी की तरफ इशारा करते हुए गूंजती है। उसे ढूंढना बहुत आसान होता है क्योंकि वही उसका मास्टर होता है। चोंगमो की आंखें अचानक सिकुड़ जाती हैं। उस आदमी को देखते ही उसके पुराने मेमोरीज वापस आने लगते हैं और तभी एक जानी पहचानी आवाज उसके दिमाग में गूंजती है, छोटे मो, क्या तुम्हारी माँ अभी तक वापस नहीं आई? ये आवाज सुनते ही चोंगमो की आंखें हल्का कांप जाती हैं। ये आवाज उसके पुराने पड़ोसी ब्रदर क्यूटर की थी। यिली धीरे से सिर हिलाती है। फिर वो बताती है कि अब वही आदमी बहुत बड़ा इंसान बन चुका है। वो लिंगजोउ इंटरनेशनल ग्रुप का वाइस प्रेसिडेंट था और सबसे खतरनाक बात, वो अपने इमोशनल मॉन्स्टर्स को कंट्रोल भी कर सकता था। यिली की आवाज ठंडी होती जाती है। वो बोलती है, उसने एंग्री इमोशंस वाला वायरस फैलाया जिससे लोग अपना कंट्रोल खो देते थे। फिर वो इन्फेक्टेड होकर इमोशनल मॉन्स्टर बन जाते थे और उसके बाद वो लोगों का शिकार करके उनकी पावर एब्जॉर्ब करते थे। यिली सीधा चोंगमो की आंखों में देखते हुए बोलती है, शुरुआत से ही तुम सब उसके हंटिंग ग्राउंड में थे। ये सुनकर चोंगमो हेल्पलेस होकर हल्का सा हंस देता है। उसे समझ नहीं आ रहा था आखिर उसकी जिंदगी यहाँ तक कैसे पहुंच गई। कुछ सेकंड बाद वो धीरे से बोलता है, पहले पुलिस को कॉल करते हैं। लेकिन यिली तुरंत उसकी बात काट देती है। उसकी आवाज हथौड़े की तरह सीधा चोंगमो पर गिरती है। मेरी इन्वेस्टिगेशन के हिसाब से सबसे पहले उसने तुम्हारी माँ को हंट किया था। ये सुनते ही चोंगमो की पुरानी यादें फिर से उभरने लगती हैं। जिस दिन उसकी माँ के सिर पर वो लाल कोकून दिखाई दिया था, उस दिन से सब बदल गया था। यिली आगे बोलती है, तुम्हारी माँ ने कंट्रोल इसलिए खोया क्योंकि उसने इमोशनल मॉन्स्टर को मैनिपुलेट किया था ताकि वो उसे खा सके। कितने फैमिलीज बर्बाद हो गए, कितने लोगों ने अपने लव्ड वंस खो दिए और ये सब उसकी वजह से हुआ। अब चोंगमो के ग्लासेस में सिर्फ उसी आदमी की इमेज दिखाई दे रही थी। कुछ देर चुप रहने के बाद
वो भारी आवाज में पूछता है तो वो सिर्फ उन्हीं लोगों को टारगेट करता है जो इमोशनल मॉन्स्टर में बदल जाते हैं। येली थोड़ी सरप्राइज होती है लेकिन फिर धीरे से सिर हिलाकर बोलती है हाँ। लेकिन तभी चोंगमो अचानक मुड़कर वहां से जाने लगता है। वो शांत आवाज में बोलता है मैं उसका शिकार नहीं बनूंगा। येली उसकी पीठ को देखते हुए धीरे से कहती है तुम रिवेंज नहीं लोगे? चोंगमो बिना पीछे देखे जवाब देता है उसके पास सुपर पावर्स हैं। वो बिना हेजिटेट किए लोगों को मार देता है। मैं सुसाइड नहीं करूंगा और वैसे भी ये सिर्फ तुम्हारी तरफ की कहानी है। येली हल्का सा भौहें चढ़ाती है फिर धीरे से बोलती है तुम सच में बहुत काल्म हो लेकिन तुम्हें खुद नहीं लगता कि तुम बीमार हो? ये सुनते ही चोंगमो अचानक रुक जाता है। वो धीरे धीरे पीछे मुड़ता है। उसकी आवाज अब ठंडी हो चुकी थी। क्या मतलब? येली उसके सिर की तरफ देखते हुए धीरे से बोलती है मतलब मेरी नजर में तुम्हारे सिर के ऊपर एक काला बैग दिखाई दे रहा है जो बाकी लोगों से 1000 गुना बड़ा है। येली धीरे से अपनी बात पूरी करती है असल में सबसे ज्यादा बीमार इंसान तुम हो। चोंगमो कुछ सेकंड तक बिल्कुल चुप खड़ा रहता है। उसी समय कोई धीरे धीरे उसकी तरफ चलकर आने लगता है। येली की आवाज अब भी उसके दिमाग में गूंज रही थी। लूजा शुरू से ही तुम्हारा शिकार कर रहा था। जिस चीज की उसे सबसे ज्यादा चाहत थी वो तुम्हें कंट्रोल खोते हुए देखना था और वो तुम्हें ही सबसे ज्यादा खाना चाहता था। अचानक एक हाथ धीरे से चोंगमो के कंधे पर आकर टिकता है। चोंगमो ऊपर देखता है। उसके सामने लूजा का डरावना मुस्कुराता चेहरा था। वो हंसते हुए बोलता है शियाओ चोंग काफी समय बाद मिले हैं, कैसे हो? उस पल ऐसा लग रहा था जैसे आसपास की दुनिया गायब हो गई हो। अब वहां सिर्फ वो दोनों खड़े थे। चोंगमो उसे पोलाइट तरीके से देखता है फिर शांत आवाज में बोलता है सॉरी शायद आपने गलत इंसान पहचान लिया। लेकिन लूजा उसकी बात इग्नोर कर देता है। वो हंसते हुए बोलता है तुम अभी भी मजाक अच्छे करते हो, चलो बैठकर थोड़ा बात करते हैं। फिर उसकी मुस्कान धीरे धीरे अजीब हो जाती है। वो बोलता है लेकिन उससे पहले मुझे तुमसे एक फेवर चाहिए। अचानक उसके चेहरे की स्माइल गायब हो जाती है और अगले ही पल वो जोर से चोंगमो को किक मार देता है। धड़ाम। चोंगमो दूर जाकर जमीन पर गिर पड़ता है। लूजा गुस्से से चिल्लाता है क्या तुम थोड़ा सा गुस्सा नहीं हो सकते? आसपास खड़े लोग शौक में फुसफुसाने लगते हैं। ये क्या हो रहा है? उसने शियाओ चोंग को मारा। येली तुरंत भागकर चोंगमो को संभालती है। वो जल्दी से पूछती है तुम ठीक हो? चोंगमो भारी सांस लेते हुए बोलता है मैं ठीक हूँ। लूजा ऊपर से उसे ठंडी नजरों से घूर रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था इतना मारने के बाद भी चोंगमो गुस्सा क्यों नहीं हो रहा। वो धीरे से बोलता है तुम्हें अपनी खुद की भी परवाह नहीं है। अचानक वो अपनी उंगलियां स्नैप करता है टक और अगले ही पल आसपास खड़े लोगों के शरीर पर आग लगने लगती है। धीरे धीरे वो आग और भड़कने लगती है। लोग पैनिक में चीखने लगते हैं जल रहा हूँ, गैस लीक हो गई क्या, जल्दी पुलिस को बुलाओ। लेकिन लूजा और ज्यादा एक्साइटेड होता जा रहा था। वो लगातार चोंगमो को प्रोवोक करने लगता है अगर तुम्हारे कॉलीग हर्ट हो जाए तब भी तुम्हें गुस्सा नहीं आएगा, वो लोग तुम्हारे साथ अच्छे थे ना। चोंगमो के दिमाग में अचानक पुरानी बातें फ्लैश होने लगती हैं। शिफ्ट चेंज के दौरान उसके कॉलीग्स उससे हंसकर बातें करते थे। कोई बोलता था 18 साल की उम्र में काम शुरू कर दिया, काफी इंप्रेसिव है। एक लड़की शर्माते हुए बोलती है मेरी छोटी सिस्टर कॉलेज में है, क्या मैं तुम्हारी उससे इंट्रोडक्शन करवाऊं? फिर वो हल्का सा शर्माकर अपना चेहरा खुजलाने लगती है अगर तुम्हें प्रॉब्लम ना हो तो मैं भी ठीक हूँ, वो बस तुमसे थोड़ी बड़ी है। धीरे धीरे चोंगमो के दिमाग में अपने कॉलेग्स की मेमोरीज आने लगती हैं। उन्होंने कभी उसे अकेला महसूस नहीं होने दिया। कोई मुस्कुराकर कहता था शियाओ चोंग आज लंच साथ में करते हैं। हर छोटी चीज में वो लोग उसकी हेल्प करते थे। कोई बोलता था आज मैं पे करूंगा, तुमने अभी अभी काम शुरू किया है, तुम्हें देने की जरूरत नहीं। उन छोटी छोटी बातों के लिए भी चोंगमो आज तक थैंकफुल था और अब मरते वक्त भी वो लोग उसी की चिंता कर रहे थे। जलते हुए उनके सूखे गले से आवाज निकलती है शियाओ चोंग जल्दी भागो। कुछ ही पलों में सब लोग बेहोश होकर गिर जाते हैं। लूजा खुशी से हंसने लगता है। वो एक्साइटेड होकर बोलता है लगता है सब जलकर राख हो गए, अब तो तुम्हें कुछ फील हो रहा होगा, क्या तुम सच में ये सब सह सकते हो? वो लगातार चोंगमो को ऑब्जर्व कर रहा था क्योंकि उसे साफ दिखाई दे रहा था कि चोंगमो के अंदर गुस्से का बंडल लगातार बड़ा हो रहा है। लूजा स्मर्क करते हुए सोचता है अभी जल्दी नहीं, मैंने इसे अभी तक ये भी नहीं बताया कि इसकी माँ को मैंने मारा था, देखते हैं ये कब तक खुद को रोक पाता है। दूसरी तरफ चोंगमो चुपचाप सिर झुकाकर खड़ा था। वो कुछ नहीं बोल रहा था। उसकी मुट्ठियां कसकर बंद हो चुकी थीं। वो धीरे धीरे खुद से बड़बड़ाने लगता है मुझे पता है मैं उतना शांत नहीं हूँ जितना ऊपर से दिखता हूँ। कंपनी में जांग यानफे और बाकी लोग उसे हमेशा दबाते थे, यहाँ तक कि स्ट्रेंजर्स भी जानबूझकर उसे प्रोवोक करते थे, लेकिन हर बार वो अपने अंदर के गुस्से को दबा देता था। असल में उसके दिमाग में हमेशा एक ही ख्याल आता था इन सबको खत्म कर दूं, लेकिन फिर भी वो ऐसा नहीं करता था क्योंकि उसे लगता था इमोशनल इलनेस और लोगों का गुस्सा हमेशा उनकी गलती नहीं होती। हर बार गुस्सा करने के बाद लोग पछताते भी थे और तभी उसे अपनी माँ याद आती थी। गुस्से के बाद उसकी माँ उसे पकड़कर रोती रहती थी। ये यादें ही उसकी सोच को बांध कर रखती थी। वो खुद से कहता था अगर इंसान इमोशंस में डूब जाए तो आखिर में सिर्फ रिग्रेट बचता है, इसीलिए मुझे हमेशा रीजन से खुद को कंट्रोल करना होगा, मुझे अपना दिमाग नहीं खोना चाहिए। लेकिन अब अपने कॉलीग्स की जली हुई बॉडीज देखकर उसके अंदर कुछ टूटने लगता है। वो मन ही मन सोचता है लेकिन अब क्या मुझे अभी भी रीजन बचाकर रखना चाहिए? उसकी आंखें नफरत से भर जाती हैं। वो सीधा लूजा को घूरने लगता है। उसके दिमाग में एक आवाज गूंजती है मॉन्स्टर बन जाओ और इसे टुकड़े टुकड़े कर दो, सबका बदला लो, माँ का बदला लो, यही सही है।
है ना? उसकी मुट्ठियां और कस जाती हैं, लेकिन तभी वो अचानक रुक जाता है। उसके दिमाग में एक सवाल घूमने लगता है, लेकिन क्यों? फिर वो अचानक यिली की तरफ मुड़कर पूछता है, क्यों? इतने गुस्से के बाद भी चोंगमो अब तक ट्रांसफॉर्म नहीं हुआ था। यिली उसे देखकर धीरे से बोलती है, अगर तुम ट्रांसफॉर्म हुए तो तुम मारे जाओगे। लेकिन चोंगमो अब भी शांत सांस ले रहा था। वो ठंडी आवाज में जवाब देता है, अगर ट्रांसफॉर्म ना हुआ तब भी तो मारा जाऊंगा, तो क्यों ना सब कुछ दांव पर लगाकर लड़ूं। यिली उसे कॉम्प्लेक्स नजरों से देखने लगती है। वो कुछ सेकंड चुप रहती है, फिर धीरे से बोलती है, शायद अभी तुम्हारे लिए ये मानना मुश्किल होगा, लेकिन तुम्हारा ट्रांसफॉर्म होना पूरी तरह इम्पॉसिबल है। ये सुनते ही चोंगमो चुपचाप सिर झुका लेता है। उसकी आवाज में हेल्पलेसनेस थी। ऐसा क्यों? दूसरी तरफ लूजा वहीं खड़ा इंतजार कर रहा था। वो चाहता था कि चोंगमो आखिरकार कंट्रोल खो दे, लेकिन अब उसे भी अजीब लगने लगा था। वो मन ही मन सोचता है, ये अब तक खुद को समझा कैसे रहा है। अचानक वो गुस्से में आग के बीच से चोंगमो की तरफ दौड़ पड़ता है। वो उसे जोरदार अटैक से खत्म करना चाहता था, लेकिन तभी चोंगमो को उसकी बातों से कुछ समझ आने लगता है। उसके दिमाग में अचानक कुछ कनेक्ट होता है। वो तुरंत यिली की तरफ मुड़ता है और तभी यिली के आसपास नीली चमकती रोशनी दिखाई देने लगती है। वो धीरे से अपने बाल कान के पीछे करती है, फिर हल्का सा मुस्कुराती है। अब उसका चेहरा पहले से बिल्कुल अलग लग रहा था। वो पहले से कहीं ज्यादा खूबसूरत दिखाई दे रही थी। उसके चमकते लाल होंठ धीरे से खुलते हैं और वो चोंगमो से कहती है, आखिरकार तुम्हें समझ आ गया, ठीक है अब मैं तुम्हें टीज करना बंद करती हूँ। अचानक उसका पूरा शरीर बदलने लगता है। चोंगमो शौक में उसे देखता रह जाता है। यिली धीरे से बोलती है, असल में इस दुनिया में सिर्फ तुम ही मुझे देख सकते हो। चोंगमो की आंखें फैल जाती हैं, क्योंकि अब यिली का चेहरा पूरी तरह बदल चुका था। उसी समय लूजा एक बड़ा फायर बॉल उनकी तरफ फेंकता है, लेकिन अगले ही पल वो आग अचानक बुझ जाती है। ये देखकर लूजा भी शौक में रह जाता है। चारों तरफ धुआं फैल जाता है। धुएं के बीच यिली की आवाज गूंजती है, तुम ट्रांसफॉर्म क्यों नहीं हो सकते? उसकी भी एक वजह है। अब लूजा के चेहरे पर साफ डर दिखाई दे रहा था। वो ऊपर देखता है और उसकी आंखें कांपने लगती हैं। चोंगमो के सिर के ऊपर एक विशाल मॉन्स्टर दिखाई दे रहा था। उसने बहुत बड़ा आर्मर पहन रखा था और उसके पूरे शरीर पर काउंटलेस चेन्स बंधी हुई थी। उसी समय यिली की आवाज फिर गूंजती है, जिस पल उसने मुझे देखा था उसी पल ये मुझसे इन्फेक्टेड हो गया था और ये पहले ही इमोशनल मॉन्स्टर बन चुका है, एक रैशनल इमोशनल मॉन्स्टर। दूर खड़ा लूजा ऊपर उस मॉन्स्टर को देख रहा था। उसके चेहरे पर पहली बार कंफ्यूजन और डर साफ दिखाई दे रहा था। वो समझ ही नहीं पा रहा था। लूजा दांत भींचकर उस विशाल मॉन्स्टर को घूरने लगता है। उसके पूरे शरीर पर भारी चेन्स बंधी हुई थी। उसका चेहरा एक काले होल जैसा दिखाई दे रहा था। ऐसा इमोशनल मॉन्स्टर लूजा ने पहले कभी नहीं देखा था। दूसरी तरफ चोंगमो खुद भी पूरी तरह शॉक्ड था। वो काफी देर तक उस मॉन्स्टर को देखता रहता है। उसका दिमाग पूरी तरह उलझ चुका था। वो मन ही मन सोचता है, ये रैशनल इमोशनल मॉन्स्टर है, मतलब रीजन भी एक इमोशन है। उसकी सांसें हल्की तेज हो जाती हैं। वो घबरा कर इधर उधर देखने लगता है। फिर उसके दिमाग में एक और सवाल आता है, अगर मैं पहले से इन्फेक्टेड था और इमोशनल मॉन्स्टर बन चुका था तो फिर मैंने आज तक किसी इमोशनल मॉन्स्टर को देखा क्यों नहीं? लेकिन उससे भी बड़ा सवाल अब उसके सामने खड़ा था। वो धीरे धीरे यिली की तरफ देखता है। अब उसकी नजरें पूरी तरह बदल चुकी थीं। उसके आसपास एक रहस्यमयी ऑरा महसूस हो रही थी। अब तक चोंगमो सोचता था कि वो बस किसी कलीग की गर्लफ्रेंड है, लेकिन अब उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो असल में है कौन। क्या वही थी जिसने उसे इन्फेक्ट किया था? यिली समझ गई थी कि इस वक्त चोंगमो के दिमाग में हजार सवाल चल रहे हैं। वो हल्का सा सिर झुकाकर नरम आवाज में बोलती है, मुझे पता है तुम्हारे मन में बहुत सवाल हैं। मैं कौन हूँ और मैं क्या चाहती हूँ, लेकिन अब भी मैं सब कुछ एक्सप्लेन नहीं कर सकती। फिर वो अपना हाथ उठाती है। उसकी हथेली के ऊपर एक छोटा काला ऑर्ब बनने लगता है। यिली शांत आवाज में बोलती है, रैशनल इमोशन सबसे स्पेशल इमोशन होता है। ये बाकी सभी इमोशंस को दबा सकता है, यहाँ तक कि लूजा के एंगर को भी। फिर वो सीधे चोंगमो की आंखों में देखती है। तुम सोच रहे होगे कि तुमने इमोशनल मॉन्स्टर्स पहले क्यों नहीं देखे? असल में उसका जवाब बहुत सिंपल है, सिर्फ वही इंसान उन्हें देख सकता है जो उन्हें समझता है। दूसरी तरफ लूजा डर से चोंगमो को घूर रहा था। वो दांत भींचते हुए सोचता है, ये अभी तक उस मॉन्स्टर का स्लेव नहीं बना, बल्कि ये खुद उस मॉन्स्टर को कंट्रोल कर रहा है, बिल्कुल मेरी तरह। जितना ज्यादा वो इसके बारे में सोच रहा था उतना ही ज्यादा इरिटेटेड हो रहा था, लेकिन फिर भी उसने हार मानने का कोई साइन नहीं दिखाया। वो जोर से चिल्लाता है, अभी अभी बना इमोशनल मॉन्स्टर मेरा मुकाबला नहीं कर सकता। अचानक उसका एंग्री मॉन्स्टर तेजी से चोंगमो के रैशनल मॉन्स्टर की तरफ दौड़ता है, लेकिन अगले ही पल वो सीधा उसके आर पार निकल जाता है। ऐसा लगा जैसे उसने किसी हवा को हिट किया हो। ये देखकर लूजा का चेहरा सफेद पड़ जाता है। उसके माथे पर पसीना आने लगता है। वो घबरा कर सोचता है, क्या मैं मिस कर गया? लेकिन दूसरी तरफ चोंगमो अब भी कंफ्यूजन में खड़ा था। चोंगमो कंफ्यूजन में यिली की तरफ देखकर पूछता है, ये आखिर है क्या? यिली उसके पास खड़ी धीरे धीरे सब समझाने लगती है। वो बोलती है, अभी तुम अपने इमोशनल मॉन्स्टर को कंट्रोल नहीं कर रहे हो, इसीलिए वो पूरी तरह इस दुनिया में इंटरफियर नहीं कर रहा। दोनों उस विशाल रैशनल मॉन्स्टर को देखने लगते हैं। उसका सिर नहीं था, उसके हाथों पर दर्जनों भारी आयरन चेन्स बंधी हुई थीं। अभी उसका इमोशनल मॉन्स्टर
बस एक शैडो की तरह था, पूरी तरह इस दुनिया में मौजूद नहीं। उसी समय लूजा की आंखें हल्की पर्पल हो जाती हैं। अचानक उसे सब समझ आ जाता है। वो कॉन्फिडेंस से मुस्कुराने लगता है। तो ये अभी तक मॉन्स्टर को कंट्रोल नहीं कर पा रहा, मतलब इसका इमोशनल मॉन्स्टर अभी भी मेंटल रेल में है। ये सोचते ही वो मौका पकड़ लेता है। वो तुरंत अपने एंग्री मॉन्स्टर को अटैक करने का आदेश देता है। मॉन्स्टर जोर से दहाड़ते हुए चोंगमो की तरफ दौड़ पड़ता है। लूजा पागलों की तरह चिल्लाता है, अब तू खत्म है। मॉन्स्टर अपना बड़ा मुंह खोलता है और सीधे चोंगमो का सिर काटने की कोशिश करता है। चोंगमो शॉक में वहीं खड़ा उसे देखता रह जाता है। अचानक मॉन्स्टर अपने दांत पूरी ताकत से बंद कर देता है। ये देखकर लूजा खुशी से पागल होने लगता है, लेकिन अगले ही पल उसका चेहरा सफेद पड़ जाता है। वो पूरी तरह फ्रीज हो जाता है, क्योंकि उसके सामने जो हो रहा था वो बेहद अजीब था। उसका इमोशनल मॉन्स्टर चोंगमो को खत्म ही नहीं कर पा रहा था। जिस पल उसने चोंगमो को काटा, उसी पल वो वहीं रुक गया। ऐसा लग रहा था जैसे कोई इनविजिबल फोर्स उसे रोक रही हो। लूजा की आंखें फैल जाती हैं। वो शॉक में बड़बड़ाता है, ये कैसे पॉसिबल है? लेकिन यिली बिल्कुल काल्म थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसे पहले से पता था कि ऐसा होगा। वो शांत आवाज में बोलती है, ये हमेशा अपने एंगर को कंट्रोल करता रहा है, इसीलिए इसका रैशनल माइंड रेस को बहुत अच्छे से रजिस्ट करता है। तुम्हारा ये अटैक इसके लिए बस एक स्क्रैच जैसा है। ये सुनते ही चोंगमो को भी धीरे धीरे बात समझ आने लगती है। दूसरी तरफ लूजा फ्रस्ट्रेशन में पागलों की तरह चिल्लाने लगता है, इतना ओवर कॉन्फिडेंट मत हो। वो रुकने वाला नहीं था। वो लगातार अपने मॉन्स्टर को आगे अटैक करने का आदेश देता रहता है। मॉन्स्टर चोंगमो को घसीटते हुए आगे बढ़ने लगता है। चोंगमो पैनिक में यिली से पूछता है, अब क्या करूं? उसका सिर अभी भी मॉन्स्टर के मुंह के बीच फंसा हुआ था। यिली गोस्ट की तरह उसके पास उड़ती हुई चल रही थी। वो शांत आवाज में बोलती है, अपने इमोशनल मॉन्स्टर से ताकत उधार लो। फिर वो समझाती है, अब तुम अपने मॉन्स्टर की पावर को समझ चुके हो, इसलिए तुम उसकी ताकत इस्तेमाल कर सकते हो। ये सुनते ही चोंगमो की आंखें शार्प हो जाती हैं, लेकिन इसके बावजूद वो अब भी बेहद काल्म था। वो धीरे से बोलता है, अच्छा ऐसा है? अचानक मॉन्स्टर के मुंह के अंदर से तेज नीली रोशनी निकलने लगती है। उस चमकदार ब्लू लाइट को देखकर दूर खड़ा लूजा डर से कांप उठता है। उसके चेहरे पर पहली बार साफ पैनिक दिखाई देता है। वो जल्दी से पीछे हटने लगता है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। अगले ही पल एक भयानक ब्लू एनर्जी ब्लास्ट फूट पड़ती है। धड़ाम! वो हमला इतनी आसानी से एंग्री मॉन्स्टर को चकनाचूर कर देता है जैसे वो कुछ था ही नहीं। साथ ही लूजा भी दूर जाकर जोर से उछल जाता है। उसका पूरा शरीर शॉकवेव से हवा में फेंक दिया जाता है। लूजा दर्द में जमीन पर गिरते हुए चीख पड़ता है। उसकी आंखों में अब सिर्फ डिसबिलीफ था। वो कांपती आवाज में बोलता है, ये कैसे हो सकता है? चारों तरफ धूल और धुआं फैल जाता है और उस घने स्मोक के बीच सिर्फ एक इंसान खड़ा दिखाई दे रहा था, चोंगमो। उसके शरीर पर एक भी खरोंच नहीं थी, लेकिन सबसे डरावनी चीज थी उसके हाथ। उसकी उंगलियों से लंबे और बेहद शार्प क्लॉज निकल आए थे। उन क्लॉज से डरावनी ठंडी एनर्जी निकल रही थी। ये देखकर लूजा पूरी तरह समझ जाता है, चोंगमो अपने इमोशनल मॉन्स्टर की पावर बोरो कर रहा था, लेकिन फिर भी उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। वो जमीन पकड़कर कांपते हुए सोचता है, इसने मेरे इमोशनल मॉन्स्टर को डिस्ट्रॉय कर दिया। अब लूजा को आखिरकार चोंगमो का असली खतरा समझ आने लगता है। उसकी सारी एरोगेंस गायब हो जाती है। अब वो पहले की तरह एग्रेसिव रहने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। अचानक वो मुड़ता है और पूरी ताकत से भागने लगता है। वो पैनिक में सोच रहा था, अभी अभी बना इमोशनल एंटिटी इतना पावरफुल कैसे हो सकता है? भागो, बस जल्दी यहाँ से निकलो, मुझे बचना होगा। दूसरी तरफ चोंगमो अपने पैर से जमीन पर जोर से दबाव डालता है। धड़ाक! जमीन टूट जाती है और अगले ही पल वो बिजली की स्पीड से आगे बढ़ जाता है। अब वो सीधे भागते हुए लूजा का पीछा कर रहा था। पीछे मुड़कर चोंगमो को अपनी तरफ आते देखकर लूजा की आंखों में डर भर जाता है। उन दोनों के बीच डेंजरस चेस शुरू हो जाती है। भागते भागते लूजा रास्ते में बड़े बड़े एक्सप्लोजन्स करने लगता है ताकि चोंगमो को रोक सके, और उन धमाकों की वजह से आसपास का पूरा इलाका हिलने लगता है। रास्ते में लगातार एक्सप्लोजन्स हो रहे थे। आसपास के लोग डर कर चिल्लाने लगते हैं। फिर ब्लास्ट हुआ। इतनी तेजी से क्यों भाग रहे हो? मरने की जल्दी है क्या? सावधान! लेकिन चोंगमो बिना रुके आगे बढ़ता रहता है। भागते भागते वो कंफ्यूजन में यिली से पूछता है, उसका इमोशनल मॉन्स्टर तो डिस्ट्रॉय हो गया था, फिर वो अभी भी उसकी फायर पावर कैसे इस्तेमाल कर रहा है? यिली शांत आवाज में जवाब देती है, इमोशनल मॉन्स्टर इतनी आसानी से नहीं मरते। उनकी पावर बस कुछ समय के लिए डिसअपियर होती है। उनके सामने अब बाहर जाने वाला बड़ा गेट दिखाई देता है। लूजा तुरंत बाहर भाग जाता है और चोंगमो बिना रुके उसका पीछा करता रहता है। कुछ देर बाद दोनों समुद्र के बीच चल रहे एक लग्जूरियस शिप पर पहुंच जाते हैं। दूर से देखने पर वो एक बेहद एक्सपेंसिव यॉट लग रही थी। उसका नाम था सी एम्परर। वो यॉट डोंगाई सिटी के किनारे समुद्र में तैर रही थी। तभी यिली अचानक गंभीर आवाज में बोलती है, मुझे तुमसे एक जरूरी बात कहनी है। इस क्रूज शिप पर इमोशनल एंटिटी का पीछा करना बहुत डेंजरस है। चोंगमो कंफ्यूज्ड होकर पूछता है, क्यों? तब यिली धीरे धीरे एक्सप्लेन करने लगती है, सी एम्परर एक ग्लोबल रूट यॉट है और अभी ये डोंगहाई में डॉक हुई है। इस वजह से ये डोंगहाई सिटी की सबसे पॉपुलर वेकेशन प्लेस बन चुकी है। दूर समुद्र की तरफ देखते हुए उस विशाल शिप की इमेज और छोटी दिखाई देने लगती है। यिली आगे बोलती है, डोंगहाई का समुद्र ऑयल पोल्यूशन की वजह से
पूरी तरह काला पड़ चुका है और सी एम्परर उन कुछ शिप्स में से एक है जिन्हें रिस्ट्रिक्टेड डोंगहाई वाटर्स में आने की परमिशन है। फिर वो हल्का सा ताना मारते हुए बोलती है, तंगी कॉर्पोरेशन सच में बहुत जेनरस है। उसी समय पूरे शिप से एक ठंडी और डरावनी ऑरा निकलती महसूस होती है। ऐसा लग रहा था जैसे पूरा जहाज किसी मॉन्स्टर के कंट्रोल में हो, और असलियत भी कुछ ऐसी ही थी। यिली बोलती है, असल में इस पूरे शिप को इमोशनल एंटिटीज कंट्रोल करते हैं। यहाँ इमोशनल एंटिटीज आपस में डील्स करते हैं और इस शिप पर उनकी हर जरूरत पूरी की जाती है। फिर उसकी आवाज और ठंडी हो जाती है। ऑर्डिनरी लोगों का शिकार करना भी उन सर्विसेज में से एक है। यिली घोस्ट की तरह हवा में तैरते हुए लगातार चोंग मो के साथ चल रही थी। वो आगे बोलती है, इस शिप पर इमोशनल एंटिटीज पर हमला करना सीधे शिप ओनर की अथॉरिटी को चैलेंज करना है। सी किंग एम्परर जो इस पूरे जहाज का मालिक है। फिर वो एक और शॉकिंग बात बताती है, और लूजा इस शिप का सुपर वीआईपी गेस्ट है। ये सुनकर चोंग मो थोड़ा सीरियस हो जाता है। वो पूछता है, तो इस शिप की सिक्योरिटी कितनी स्ट्रांग है? कुछ सेकंड तक यिली चुप रहती है, शायद वो सही वर्ड्स ढूंढ रही थी। फिर धीरे से बोलती है, अगर कंपेयर करना हो तो ऐसा समझो जैसे, यिली धीरे से बोलती है, उनके लिए तुम्हें मारना बस चींटी को कुचलने जैसा है। सीधे शब्दों में कहूं, उनकी सिर्फ छोटी उंगली ही तुम्हें खत्म करने के लिए काफी है। ये सुनकर कुछ पल के लिए चोंग मो भी चुप हो जाता है, लेकिन अगले ही सेकंड वो सीधा सबसे जरूरी बात समझ जाता है। अगर अभी लूजा को नहीं मारा तो बाद में उसे मारने का मौका नहीं मिलेगा। अचानक वो अपनी स्पीड और बढ़ा देता है। वो मन ही मन सोचता है, अगर आज इसे छोड़ दिया तो बाद में मैं इसकी रिवेंज सह नहीं पाऊंगा। यिली भी उसकी बात से सहमत थी। वो धीरे से बोलती है, तुम सही हो। कट होकर शिप के वीआईपी लाउंज में सीन जाता है। वहां सी किंग एम्परर और कई बड़े लोग बैठे हुए थे। उन सब के बीच एक अजीब स्टैचू रखा हुआ था। वो स्टैचू एक यंग वुमन का था। कोई आदमी धीरे से उसकी इंट्रोडक्शन देता है, अब मैं आप सबके सामने ये पीस प्रेजेंट करता हूँ। उसकी आवाज सुनते ही सब लोग उस स्टैचू की तरफ देखने लगते हैं। वो लड़की मर चुकी थी, उसकी स्किन पूरी तरह हटा दी गई थी और अंदर सिर्फ सफेद बोन्स बची थी। लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी कि वो स्केलेटन मुस्कुरा रहा था। उस हॉरिफाइंग आर्टवर्क ने वहां बैठे सभी लोगों पर गहरा असर डाला। फिर वो आदमी मुस्कुराते हुए बोलता है, लेकिन इस आर्ट की सबसे स्पेशल बात उसका मटेरियल है, क्योंकि ये स्टैचू किसी नकली चीज से नहीं बना बल्कि एक असली यंग वुमन से बनाया गया है। सब लोग इंटरेस्ट से उसकी तरफ देखने लगते हैं। वो आदमी प्राउडली बोलता है, और वो कोई ऑर्डिनरी लड़की नहीं थी, वो प्राइम मिनिस्टर की बेटी थी। विजुई नाम का आदमी क्राउड के बीच घूमते हुए लगातार खुशामद और ब्रैग कर रहा था। वो मुस्कुराते हुए बोलता है, आज मैं ये गिफ्ट ओशन एम्परर शिप को डेडिकेट करता हूँ और इस कोलैबोरेशन में मदद करने के लिए ओशन एम्परर का धन्यवाद। उसकी बात सुनकर सामने बैठा आदमी सेटिस्फाइड होकर मुस्कुराता है। वही था इस जहाज का कैप्टन लू यांग। वो हंसते हुए बोलता है, विक्टर तुम बहुत पोलाइट हो। तुम्हारी कंपनी ने अभी स्टैनली मार्केट पर कब्जा किया है और ऊपर से प्राइम मिनिस्टर की बेटी तक भेज दी। उसी समय डार्क स्किन वाली एक लड़की अपनी उंगलियों में सिगरेट पकड़कर बोलती है, वो थी एना केल्सी, बैड डकलिंग सेल्फ हेल्प एसोसिएशन से। वो स्मोक छोड़ते हुए बोलती है, सुना है प्राइम मिनिस्टर ने कोऑपरेट करने से मना कर दिया था, इसलिए पनिशमेंट के तौर पर उसकी बेटी के साथ ऐसा किया गया। काफी क्रिएटिव तरीका है। पास बैठी यंग गर्ल सॉन्ग ही अम्यूज्ड एक्सप्रेशन के साथ हंसती है। वो बोलती है, वाह, एक आर्ट पीस में बदल जाना, उस लड़की के लिए तो ऑनर की बात होनी चाहिए। उसी समय एक मिडिल एज्ड आदमी सिगरेट पीते हुए पूछता है, लेकिन मैं क्यूरियस हूँ, तुम लोगों ने ग्रेट लोअर किंगडम को इतनी जल्दी नोटिस कैसे कर लिया? विक्टर तुरंत एक्साइटेड होकर नॉन स्टॉप बोलने लगता है। वो हाथ हिलाते हुए एक्सप्लेन करता है, कॉर्पोरेशन की दुनिया में अगर तुम आगे नहीं बढ़े तो पीछे छूट जाओगे। कंपटीशन बहुत ब्रूटल है। उसी दौरान दूर से ड्रेस शूज पहने एक आदमी धीरे धीरे उनकी तरफ आता दिखाई देता है। विक्टर अभी भी बोलता जा रहा था, ग्रेट लोअर किंगडम के बारे में मैं आप सबसे, हम कोऑपरेशन करना चाहते हैं। विक्टर अपनी बात पूरी ही कर रहा था कि तभी एक दुबला पतला बूढ़ा आदमी अंदर आता है। वो सीधे लू यांग के पास जाकर उसके कान में कुछ फुसफुसाता है। उसकी बात सुनते ही कमरे का माहौल बदल जाता है। बूढ़ा आदमी धीरे से बोलता है, सर, लूजा ने तांगई ग्रुप के 8 डायरेक्टर को मार दिया है और अब वो अगले हंट के लिए आगे बढ़ना चाहता था, लेकिन इस बार प्रे ने उल्टा उस पर हमला कर दिया है और अभी वो लूजा को बुरी तरह दबा रहा है। ये सुनते ही सॉन्ग ही आंखें बंद करके हाथ हिलाती है। उसके चेहरे पर कंटेम्प्ट साफ दिखाई दे रहा था। वो ठंडी आवाज में बोलती है, वो सच में बेकार इंसान निकला, सिर्फ इसलिए कि उसने इतने साल लॉर्ड की सर्विस की। इसका मतलब ये नहीं कि उसे शिप पर फ्रीली हंट करने का अधिकार मिल गया। दूसरी तरफ विक्टर क्यूरियोसिटी से सॉन्ग ही की तरफ देखता है। वो पूछता है, वैसे आप लोग जिस लॉर्ड की बात कर रहे हैं वो आखिर है कौन? सॉन्ग ही हल्का सा मुस्कुराती है, फिर इनडायरेक्ट तरीके से जवाब देती है, अगर स्मूथ कोऑपरेशन चाहिए तो बेहतर होगा कि हम एक दूसरे के बारे में ज्यादा सवाल ना पूछें। कुछ देर तक लू यांग चुपचाप सोचता रहता है, फिर धीरे से बोलता है, सिर्फ ट्रांसफॉर्म होते ही उसने लूजा को हरा दिया, काफी डेंजरस टैलेंट है। फिर वो फैसला लेते हुए बोलता है, ठीक है, लेकिन लूजा को मरने मत देना। वो चाहे सिर्फ एक पॉन हो, फिर भी हमें उस लॉर्ड की थोड़ी रिस्पेक्ट रखनी पड़ेगी। पूरा कमरा शांत हो जाता है। फिर लू यांग आदेश देता है, पूरा एरिया सील कर दो, किसी भी इमोशनल एंटिटी को वहां आने मत देना, ऑर्डिनरी लोग खुद डरकर भाग जाएंगे
और जहां तक उस इमोशनल एंटिटी की बात है जो लूजा पर हमला कर रहा है, उसका कोई बैकग्राउंड नहीं होगा, उसे सीधा खत्म कर दो। ऑर्डर सुनने वाला आदमी तुरंत सिर झुकाकर बोलता है, अंडरस्टूड माय लॉर्ड। कट होकर यॉट की रूफ टॉप पर सीन आता है। अचानक लूजा के चेहरे पर एक जोरदार पंच पड़ता है। धड़ाम, उसका चेहरा बुरी तरह टेढ़ा हो जाता है और वो हवा में उछलते हुए पीछे जा गिरता है। अगले ही पल चोंग मो लाइटनिंग स्पीड से उसकी तरफ बढ़ता है। वो लूजा को पकड़कर नीचे दबा देता है। उसकी उंगलियों से निकले शार्प क्लॉज अब और भी डेंजरस लग रहे थे। मॉन्स्टर की पावर से भरे वो क्लॉज सीधे लूजा की गर्दन की तरफ उठते हैं। ऐसा लग रहा था कि अब उसका आखिरी समय आ चुका है, लेकिन फिर भी लूजा चीखते हुए बोलता है, तू पागल हो गया है क्या? क्या सच में मुझे यही मारने वाला है? चोंग मो बिना हेजिटेशन के अपना हाथ और ऊपर उठाता है और ठंडी आवाज में जवाब देता है, बिल्कुल। अब मौत सामने देखकर लूजा तुरंत अपना तरीका बदल देता है। वो पैनिक में चिल्लाता है, रुको, गलती हो गई, बस मेरी जान छोड़ दो, तुम जो चाहोगे मैं करूंगा। लेकिन चोंग मो का हाथ बिना रुके नीचे आने लगता है, बिल्कुल तीर की तरह तेज। मौत से डरकर लूजा आखिरी कोशिश करता है। वो जल्दी से चोंग मो की माँ की बात छेड़ देता है, तुम्हारी माँ? मुझे पता है उसे किसने मारा था। अगर तुमने मुझे मार दिया तो तुम्हें कभी पता नहीं चलेगा कि तुम्हारी माँ को किसने मारा था। ये सुनते ही चोंग मो अचानक रुक जाता है। उसके शार्प क्लॉज लूजा की आंखों के ठीक सामने रुक जाते हैं। अपनी ट्रिक काम करती देखकर लूजा कांपते हुए मुस्कुराने लगता है, लेकिन अगले ही पल चोंग मो अचानक एक हाथ उसके कंधे में घुसा देता है और दूसरे हाथ से उसका गला कसकर पकड़ लेता है। लूजा दर्द से जोर से चीख पड़ता है, लेकिन चोंग मो का चेहरा बिल्कुल एक्सप्रेशनलेस था। वो उसे ऐसे देख रहा था जैसे किसी क्लाउन को देख रहा हो। फिर वो ठंडी आवाज में बोलता है, मेरी माँ को मारने वाला तू ही था ना? लूजा तुरंत पैनिक में इनकार करने लगता है, नहीं, ऐसी बात नहीं है। फिर वो जल्दी जल्दी सब एक्सप्लेन करने लगता है, तुम्हारे पुराने नेबरहुड में एक इमोशनल एंटिटी आया था। वो सीक्रेटली इमोशनल वायरस फैलाता था और फिर नए पैदा हुए इमोशनल मॉन्स्टर्स का शिकार करता था। लूजा दर्द में कराहते हुए बोलता रहता है, मैं भी उसी से इन्फेक्टेड हुआ था और इमोशनल मॉन्स्टर बन गया, लेकिन उसने मुझे मारा नहीं, बल्कि उसने मेरी हालत स्टेबल की और मुझे अपना सबॉर्डिनेट बना लिया। लूजा को अपने पुराने दिन याद आने लगते हैं, जब वो इमोशनल मॉन्स्टर की पावर इस्तेमाल करके बुरे काम करता था। वो कांपती आवाज में बोलता है, सब वही था, उसने मुझे मजबूर किया दूसरे लोगों को इन्फेक्ट करने के लिए, ऑर्डिनरी लोगों को मॉन्स्टर बनाने के लिए और फिर उन्हें खत्म करने के लिए। लूजा आगे बताता है, वो उन लोगों की इमोशनल पावर अब्सॉर्ब करता था ताकि खुद और स्ट्रांग बन सके। ये सुनते ही चोंग मो का चेहरा और ठंडा हो जाता है। वो गुस्से में पूछता है, वो कौन है और अभी कहाँ है? लेकिन लूजा अचानक जोर से हंसने लगता है। उसकी हंसी में कंटेम्प्ट साफ था। वो बोलता है, तुम पूछ रहे हो वो कौन है? अभी वो बहुत बड़ा आदमी बन चुका है। अगर उसे पता चल गया कि तुमने मुझे मारा तो तुम भी मर जाओगे। फिर वो कुछ बोलने ही वाला था, वो है, लेकिन अचानक उसका चेहरा बदल जाता है। उसकी आंखों में डर भर जाता है, उसका शरीर कांपने लगता है। वो बड़बड़ाता है, नहीं, मैं उसका नाम नहीं बता सकता। वो महान आदमी मुझे कभी नहीं छोड़ेगा। चोंग मो कुछ सेकंड तक उसे चुपचाप देखता रहता है। फिर उसे समझ आ जाता है कि अब लूजा उसके किसी काम का नहीं। वो अपना हाथ उठाता है और ठंडी आवाज में बोलता है, तो फिर मर जा। लेकिन तभी अचानक पीछे से एक आदमी की आवाज गूंजती है, वही आदमी जिसे लू यांग ने ऑर्डर दिया था। वो शांत आवाज में बोलता है, मैं तुम्हारे दिल को आदेश देता हूँ, धड़कना बंद कर दो। अगले ही पल चोंग मो का दिल अचानक कसने लगता है। फिर उसकी हार्ट बीट पूरी तरह रुक जाती है। उसकी आंखें धीरे धीरे धुंधली होने लगती हैं। उसका शरीर बैलेंस खो देता है और वो बेहोश होकर सीधे जमीन पर गिर पड़ता है। धड़ाम। लूजा शौक में उसकी तरफ देखने लगता है। लूजा शौक में उस आदमी की तरफ देखने लगता है जिसने अभी उसकी जान बचाई थी। वो आदमी हल्का झुककर रिस्पेक्टफुली बोलता है, माफ कीजिए सर, मुझे आने में देर हो गई। लूजा थोड़ा कंफ्यूज्ड होकर पूछता है, तुम मुझे जानते हो? वो आदमी शांत आवाज में जवाब देता है, हाँ, ओशन एम्परर की पूरी फ्लीट आपकी सेवा के लिए अपनी पूरी ताकत लगा देगी। ये सुनते ही लूजा का एटीट्यूड तुरंत बदल जाता है। उसके चेहरे पर फिर वही घमंडी स्माइल आ जाती है। वो चोंग मो के पास जाता है और उसके सिर पर पैर रख देता है। फिर मॉकिंग टोन में बोलता है, तू तो बड़ा पावरफुल था ना, मुझे मारने चला था, चल अब मुझे मारकर दिखा। लेकिन तभी अचानक चोंग मो अपने हाथों के सहारे उठने लगता है। उसकी कॉन्शियसनेस वापस आ चुकी थी। अगले ही पल वो अचानक तेजी से खड़ा हो जाता है। ये देखकर लूजा डर जाता है। वो तुरंत भागकर उस आदमी के पीछे छिप जाता है। दूसरी तरफ वो मिस्टीरियस आदमी भी थोड़ा सरप्राइज हो जाता है। उसके ग्लासेस के पीछे छिपा एक्सप्रेशन पढ़ना मुश्किल था। वो धीरे से बड़बड़ाता है, तो ये अभी तक मरा नहीं। चोंग मो अपना हाथ उठाकर देखने लगता है। उसके चेहरे पर कंफ्यूजन साफ दिखाई दे रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था अभी उसके साथ हुआ क्या था। वो धीरे से पूछता है, अभी हुआ क्या था? तभी यिली उसके पास प्रकट होती है। वो आर्म्स फोल्ड करके शांत आवाज में एक्सप्लेन करने लगती है, ये एरोगेंट इमोशन की पावर थी, एक कमांड। फिर वो उस आदमी की तरफ देखकर बोलती है, उसने तुम्हारे दिल को आदेश दिया और उसे धड़कना बंद करने पर मजबूर कर दिया। ये सुनकर चोंग मो सस्पिशियस नजरों से उस आदमी को देखने लगता है। वो सोचता है, क्या ऐसी पावर सच में इतनी ब्रोकन हो सकती है? यिली आगे एनालिसिस करते हुए बोलती है, उसका इमोशनल फॉर्म तुमसे 2 मेजर लेवल्स ऊपर है, इसलिए नेचुरली तुम
उसके कमांड को रेजिस्ट नहीं कर पाए। फिर वो गंभीर आवाज में जोड़ती है, अगर तुम रैशनल इमोशनल फॉर्म ना होते तो अभी तक मर चुके होते। अब चोंगमो उस आदमी को ध्यान से देखने लगता है। उस ओवरवेलमिंग पावर को देखकर उसे समझ आ जाता है कि अभी वो उसका मुकाबला नहीं कर सकता। चारों लोग अब दो अलग फैक्शंस में खड़े थे और सब एक दूसरे को कॉशियसली देख रहे थे। तभी अचानक चोंगमो को कुछ अजीब महसूस होता है। वो नोटिस करता है कि लूजा की मदद करने वाला आदमी भी इमोशनल फॉर्म था, लेकिन उसकी एक बात बहुत स्ट्रेंज थी, उसका इमोशनल मॉन्स्टर कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। चोंगमो कंफ्यूजन में यिली से पूछता है, तब यिली जवाब देती है, उसका इमोशनल मॉन्स्टर और तुम्हारा मॉन्स्टर दोनों अभी माइंड रियलम के अंदर हैं। चोंगमो तुरंत पूछता है, माइंड रियलम? यिली धीरे धीरे समझाने लगती है, माइंड रियलम इमोशनल मॉन्स्टर्स की मेन हैबिटेट होती है। असल में अभी कुछ देर पहले तक तुम्हारा इमोशनल मॉन्स्टर भी वहीं मौजूद था। यिली आगे समझाते हुए बोलती है, कुछ देर पहले तुम्हारा इमोशनल मॉन्स्टर माइंड रियलम और रियलिटी के बीच मौजूद था, इसलिए तुम उसे देख पा रहे थे। लेकिन जब कोई इमोशनल मॉन्स्टर माइंड रियलम में और गहराई तक चला जाता है तो उसे देखना बहुत मुश्किल हो जाता है। दूसरी तरफ अब लूजा पूरी तरह कॉन्फिडेंट हो चुका था, क्योंकि अब उसके पीछे स्ट्रॉन्ग बैकअप था। वो कंटेम्प्ट से हंसते हुए बोलता है, इस लड़के की लक सच में बहुत अच्छी है, अभी तक मरा नहीं। फिर वो उस आदमी की तरफ देखकर मुस्कुराता है, लेकिन कोई बात नहीं, तुम्हें पता है ना अब क्या करना है? वो आदमी तुरंत सिर झुकाकर जवाब देता है, अंडरस्टूड। अचानक उसकी आवाज बेहद गंभीर हो जाती है। वो चोंगमो की तरफ देखकर कमांड देता है, मैं आदेश देता हूँ, घुटनों पर बैठ जाओ। अगले ही पल एक इनविजिबल प्रेशर चोंगमो के पूरे शरीर पर टूट पड़ता है। उसका शरीर कांपने लगता है और वो मजबूरी में घुटनों पर गिर जाता है। उसके चेहरे पर साफ शॉक दिखाई दे रहा था, क्योंकि वो बिल्कुल रेजिस्ट नहीं कर पा रहा था। पीछे खड़ी यिली फिर छोटी असिस्टेंट की तरह एक्सप्लेन करने लगती है, ये प्राउड इमोशनल टाइप की स्पेशल एबिलिटी है, कमांड। जितना कम नुकसान उस कमांड से तुम्हें होगा, उतना ही मुश्किल होगा उसे रेजिस्ट करना, और तुम्हारे और उसके लेवल में जितना ज्यादा फर्क होगा, उसे ओपोज करना उतना ही इम्पॉसिबल होगा। उसी समय लूजा धीरे धीरे चोंगमो की तरफ बढ़ने लगता है। फिर अचानक वो उसके चेहरे पर जोरदार थप्पड़ मारता है, चटाक। चोंगमो सिर्फ चुपचाप उसे सहन करता रहता है। उसके गाल पर एक स्क्रैच दिखाई देने लगता है। उसका चेहरा डार्क और दबे हुए गुस्से से भर चुका था। लूजा कंटेम्प्ट से हंसते हुए बोलता है, तुझे लगता है तू कोई खास है? रिवेंज लेना सिर्फ तुझे ही आता है? तेरी माँ तो बस एक कॉमन वुमन थी। हम जैसे इमोशनल टाइप्स उसके साथ जो चाहे कर सकते थे। फिर वो नीचे झुककर चोंगमो की आंखों में देखते हुए बोलता है, चल आज मैं तुझे सब साफ साफ बता देता हूँ। ये सुनते ही चोंगमो की आंखें चौड़ी हो जाती हैं। वो शौक में उसे घूरने लगता है और तभी लूजा उसकी माँ वाले दिन के बारे में बोलना शुरू करता है। पुराने मेमोरीज फिर से चोंगमो के दिमाग में लौटने लगते हैं। लूजा धीरे धीरे बोलता है, मुझे आज भी वो दिन अच्छे से याद है जिस दिन तुम्हारी माँ ट्रांसफॉर्म हुई थी। उस दिन वो पूरी तरह सोबर थी और इमोशंस के इन्फ्लुएंस में भी नहीं थी। वो तुमसे अर्लियर गुस्सा करने के लिए सॉरी बोलना चाहती थी, इसलिए वो तुम्हारा फेवरेट खाना बना रही थी, टमाटर ब्रेस्ड बीफ शैक। लूजा जानबूझकर रिग्रेट वाला टोन बनाकर उसे प्रोवोक करता है, लेकिन अफसोस लाल लिक्विड हर तरफ फैल गया और बीफ स्टू पूरी तरह ओवरकुक होकर खराब हो गया। फिर वो बिना हेजिटेशन के उस साल की क्रूअल ट्रुथ बताने लगता है, असल में तुम्हारी माँ को टारगेट सिर्फ इसलिए बनाया गया क्योंकि उस आदमी ने कैजुअली एक बात कह दी थी। फिर वो हंसते हुए और भी डरावनी बात बोलता है, या शायद अगला शिकार तुम्हारे पड़ोस में रहने वाली सिंगल मदर हो सकती है। उस वक्त उसे लगा था कि शुरुआत में मुझे ये सब गलत लगता था, मैंने इसका विरोध भी किया था। लूजा धीरे धीरे पुरानी बातें याद करने लगता है। वो बोलता है, आखिर तुम्हारी माँ बहुत अच्छी इंसान थी। उस समय मैं बहुत गरीब था और तुम्हारी माँ मेरी मदद करती थी। वो मेरे लिए खाना तक लेकर आती थी। कुछ पल के लिए उसका चेहरा शांत हो जाता है, लेकिन फिर उसकी आंखों में पागलपन लौट आता है। वो धीरे धीरे हंसते हुए बोलता है, लेकिन उस आदमी की ट्विस्टेड नेचर ने धीरे धीरे मुझे भी कीचड़ में खींच लिया। फिर तुम्हारी माँ छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करने लगी और मैं तुम दोनों की जिंदगी को धीरे धीरे टूटते हुए देखने लगा। उसकी आवाज अब पूरी तरह क्रेजी लग रही थी और पता है, मुझे वो फीलिंग पसंद आने लगी। दूसरे इंसान की जिंदगी को कंट्रोल करना, उनकी खुशी छीन लेना, ये एहसास बहुत मजेदार था। अब उसकी आंखों में पूरी इंसैनिटी दिख रही थी। वो पागलों की तरह चिल्लाने लगता है, मैं चाहता था कि वो इमोशनल मॉन्स्टर बन जाए, उसे बनना ही था। मैं चाहता था कि वो किसी मॉन्स्टर का फूड बन जाए, उसे फूड बनना ही था। ये सुनते ही चोंगमो का दिमाग सुन्न पड़ जाता है और जब वो लूजा के चेहरे पर वो पागलपन देखता है तो खुद को रोक नहीं पाता। वो गुस्से में उसकी तरफ झपट पड़ता है, लेकिन उसी समय वो मिस्टीरियस आदमी दूसरा कमांड देता है, मैं आदेश देता हूं, कोई हरकत मत करो। अचानक चोंगमो का पूरा शरीर फ्रीज हो जाता है। ऐसा लग रहा था जैसे अब उसका शरीर उसके कंट्रोल में ही नहीं है। फिर तीसरा कमांड दिया जाता है, मैं आदेश देता हूँ, घुटनों पर बैठो और सिर झुका दो। अगले ही पल चोंगमो मजबूरी में वही करता है। धड़ाम, उसका सिर जोर से जमीन पर टकराता है। चोंगमो दांत भींचकर सब सहन करता रहता है। दूसरी तरफ लूजा उसे कंटेम्प्ट से देख रहा था। फिर वो मुस्कुराकर कहता है, अच्छा अब अगली चीज मैं चाहता हूँ कि ये खुद करे। वो आदमी तुरंत रोबोट की तरह जवाब देता है, यस मास्टर। लूजा घमंड से नीचे झुकता है जैसे वो किसी को प्रिविलेज दे रहा हो। फिर वो चोंगमो से बोलता है, मैं तुम्हें आखिरी मौका देता हूँ, कसम खाओ कि तुम मेरे कुत्ते बनोगे।
उसके चेहरे पर घिन भरी मुस्कान थी। वो इंसल्टिंग टोन में बोलता है, 2 बार भौंको और मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूंगा। फिर उसकी आवाज ठंडी हो जाती है, नहीं तो मर जाओ। पूरा माहौल अचानक शांत हो जाता है, लेकिन चोंगमो झुकता नहीं। उसी समय येली नीचे उसके पास आती है। वो धीरे से पूछती है, अब तुम क्या करोगे? चोंगमो हल्का सा बड़बड़ाता है, क्या करूंगा मतलब? फिर उसकी नजरें सस्पिशियस हो जाती हैं। वो धीरे धीरे येली की तरफ देखता है। ये सवाल तुम्हें खुद से नहीं पूछना चाहिए। उसकी आवाज अभी भी काम और स्टेडी थी। तुमने मुझे इमोशनल मॉन्स्टर बनाया। तुम मेरे बारे में बहुत कुछ जानती हो। तुम लूजा को भी जानती हो और इस शिप की बैकग्राउंड भी। फिर वो हल्का सा मुस्कुराता है, मतलब तुमने ये सिचुएशन पहले से एक्सपेक्ट की थी, है ना? चोंगमो हल्का सा मुस्कुराता है, फिर शांत आवाज में बोलता है, अपनी कंडीशंस बताओ, मैं सब मान लूंगा। ये सुनते ही लूजा एक्साइटेड होकर उसके सिर पर और जोर से पैर मारता है। वो चिल्लाता है, तो भौंक, जल्दी भौंक। लेकिन उसी समय येली अब भी बिल्कुल शांत मुस्कुरा रही थी। वो धीरे से पीछे से चोंगमो को पकड़ लेती है। उसके लंबे बाल ऐसे लग रहे थे जैसे हवा में स्याही फैल गई हो। फिर वो धीरे से उसके कान में बोलती है, तुम्हें बस मेरी पावर एक्सेप्ट करनी है। अगले ही पल एक भयानक एनर्जी एक्सप्लोजन फूट पड़ता है। धड़ाम! चोंगमो का पूरा शरीर हवा में उठ जाता है और शॉकवेव से लूजा दूर जा गिरता है। चोंगमो दर्द से चीख उठता है। उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उसका शरीर अंदर से फट रहा हो। उसकी स्किन से नीले क्रिस्टल्स उगने लगते हैं। ये सीन देखकर लूजा पूरी तरह शॉक में आ जाता है। वो डरकर चिल्लाता है, ये क्या है? वहीं दूसरी तरफ वो मिस्टीरियस आदमी भी पहली बार जेन्युइनली सरप्राइज दिखाई देता है। उसकी आंखें फैल जाती हैं क्योंकि चोंगमो की इमोशनल पावर तेजी से बढ़ रही थी। कुछ सेकंड बाद वो नर्वस होकर बोलता है, इसने कंट्रोल खो दिया है। उसी समय चोंगमो खुद को एक शांत कॉस्मिक स्पेस में पाता है। उसका छोटा सा शरीर हवा में तैर रहा था। धीरे धीरे उसकी कॉन्शियसनेस वापस आने लगती है। उसके ग्लासेस के पीछे उसकी ब्लरी आंखें दिखाई देती हैं। उसे समझ नहीं आ रहा था ये जगह क्या है, लेकिन तभी उसे कुछ अजीब महसूस होता है। सैडनेस, हैप्पीनेस, सरप्राइज, हर इमोशन गायब हो चुका था। ऐसा लग रहा था जैसे उसके अंदर अब सिर्फ कैलकुलेशन बची हो। उसी समय उसके सिर के ऊपर की वो ट्यूमर जैसी चीज दिखाई देती है, लेकिन अब वो पहले से बहुत विशाल हो चुकी थी। सालों तक इमोशंस दबाने की वजह से वो मॉन्स्टर की तरफ बढ़ गई थी। चोंगमो ब्लैंक एक्सप्रेशन के साथ उसे देखता रहता है। फिर अचानक उसे जैसे सब समझ आ जाता है। अगले ही पल वो विशाल ट्यूमर टूटकर टुकड़ों में बिखर जाती है और तभी उसके पुराने मेमोरीज वापस आने लगते हैं। वो दिन जब वो अपनी माँ के साथ गेम्स खेलता था, अपनी माँ के साथ ड्रॉइंग्स बनाता था, उसके साथ शॉपिंग जाता था। जिंदगी में मुश्किलें जरूर थीं, लेकिन उसकी माँ हमेशा मुस्कुराती रहती थी। उसके चेहरे पर हमेशा जेंटल स्माइल होती थी। फिर एक दिन उसके पिता की मौत हो गई। उसकी माँ कॉफिन से चिपक कर जोर जोर से रो रही थी। छोटा चोंगमो भी अपने पिता की अचानक मौत से टूट चुका था, लेकिन फिर भी एक गर्म हाथ हमेशा उसके सिर पर रहता था। उसकी माँ खुद रोते हुए भी उसे संभालने की कोशिश करती थी। वो खुद को मजबूर करके मुस्कुराती थी, सिर्फ चोंगमो के लिए। वो सच में बहुत स्ट्रांग थी, लेकिन उसके कुछ समय बाद उसकी माँ धीरे धीरे बदलने लगी। अब वो पहले जैसी नहीं रही थी। वो छोटी छोटी बातों पर इरिटेट होने लगी। अब उसकी माँ छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करने लगी थी। वो सामने दिखने वाली हर चीज तोड़ने लगी। उसके अंदर गिल्ट और मैडनेस लगातार लड़ रहे थे, लेकिन जब भी वो थोड़ी काल्म होती, वो चोंगमो को कसकर पकड़ लेती थी, जैसे उसे खोने से डर रही हो। लेकिन वो शांति ज्यादा देर नहीं टिकती थी। कुछ ही समय बाद वो फिर गुस्से में बदल जाती, यहाँ तक कि वो चोंगमो को मारने भी लगी थी। और जब उसका दिमाग वापस नॉर्मल होता, तब वो खुद एक कोने में बैठकर रोती रहती, खुद को ब्लेम करती रहती। लेकिन चोंगमो ने कभी अपनी माँ से नफरत नहीं की। फिर आखिरकार वो दिन आ गया जिस दिन उसकी माँ के इमोशंस पूरी तरह कंट्रोल से बाहर हो गए और उसकी मौत बहुत दर्दनाक तरीके से हुई। अचानक चोंगमो मेमोरीज की दुनिया से वापस आता है। उसके सामने सिर्फ लूजा की हेटफुल नजरें थीं, लेकिन अब चोंगमो की आंखें पहले जैसी नहीं थीं। ऐसा लग रहा था जैसे उसे कोई एनलाइटमेंट मिल गई हो। अचानक उसके ग्लासेस में क्रैक्स आने लगते हैं। चटाक! उसकी आंखों की प्यूपिल्स अब गोल्डन येलो हो चुकी थीं। उसके शरीर से निकलती पावर उसके ग्लासेस तक तोड़ देती है। अब उसकी नजरों में वही दबा हुआ सैडनेस नहीं था, उसकी आंखों में सिर्फ डिटर्मिनेशन बचा था। चोंगमो धीरे धीरे अपने हाथों को देखने लगता है। उसे महसूस हो रहा था कि उसके शरीर के अंदर कुछ बदल चुका है। दूसरी तरफ येली लगातार उसे ऑब्जर्व कर रही थी। वो आर्म्स फोल्ड करके सेटिस्फाइड स्माइल देती है, फिर धीरे से बोलती है, बहुत अच्छा, तुमने अपने अंदर काफी एंगर जमा कर लिया था और उसी की वजह से तुम मेरी पावर को रजिस्ट कर पाए। उसकी नीली प्यूपिल्स रहस्यमयी तरीके से चमक रही थी। वो आगे बोलती है, याद रखना, क्रिटिकल मोमेंट्स में तुम्हें रीजन छोड़ना पड़ेगा, तभी तुम लॉजिक की पावर को कंट्रोल कर पाओगे, वरना तुम कंट्रोल खो दोगे और इमोशनल रीजन मॉन्स्टर बन जाओगे। अपनी बात खत्म करके येली धीरे से मुस्कुराती है। फिर वो चोंगमो से कहती है, अब अपनी रिवेंज एंजॉय करो। उसके इतना कहते ही चोंगमो के चेहरे पर जमे क्रिस्टल बीड्स टूटने लगते हैं। चटाक चटाक! फिर अगले ही पल वो सारे क्रिस्टल्स बिखर जाते हैं और उनके साथ ही चोंगमो की पूरी ऑरा बदल जाती है। उसकी बदली हुई प्यूपिल्स अब और भी डरावनी लग रही थी। अचानक उसके शरीर से ब्लू फ्लेम जैसी भयानक पावर फूट पड़ती है। ये देखकर सामने खड़े दोनों लोग शॉक में जम जाते हैं, लेकिन अगले ही पल वो फ्लेम्स अचानक गायब हो जाती हैं, जैसे वो कभी थी ही नहीं। लूजा कंटेम्प्ट से हंसने लगता है। वो मॉकिंग टोन में बोलता है, ये क्या था? अचानक सारी इमोशनल पावर गायब हो गई। मैं तो सोच रहा था तू काफी डेंजरस निकलेगा। लेकिन उसी समय वो मिस्टीरियस आदमी अचानक थोड़ा आगे झुकता है। उसका एक्सप्रेशन पहली बार सीरियस हो चुका था। वो मिस्टीरियस आदमी
लगातार चोंग मो को ध्यान से ऑब्जर्व कर रहा था, लेकिन अचानक उसके चेहरे का एक्सप्रेशन बदल जाता है। उसकी भौहें कसकर सिकुड़ जाती हैं। फिर वो शौक में धीरे से बोलता है, नहीं, ये सही नहीं है। उसकी भारी आवाज समुद्र के ऊपर गूंजने लगती है। इमोशनल पावर गायब नहीं हुई। असल में चोंग मो की पावर इतनी ऊपर पहुंच चुकी है कि हम उसे महसूस ही नहीं कर पा रहे। ये सुनते ही डर की लहर उन दोनों के अंदर दौड़ जाती है। ऐसा लग रहा था जैसे कोई विशाल समुद्री तूफान उन्हें निगल रहा हो। कट होकर यॉट के अंदर एक लाइवली बार दिखाई जाती है। लोग लाउड म्यूजिक और डार्जलिंग लाइट्स के बीच पार्टी एंजॉय कर रहे थे। तभी अचानक ऑरेंज क्लोथ्स पहना एक आदमी जमीन पर गिर पड़ता है। उसका चेहरा डर से टेढ़ा हो चुका था। वो ऊपर देखते हुए कांपती आवाज में बोलता है, ये कैसी पावर है? कट होकर एक लग्जूरियस रेस्टोरेंट दिखाई जाती है। वहां एक आदमी अकेला बैठकर डिनर कर रहा था। वो सूट पहने हुए था, लेकिन अचानक उसका हाथ बीच में ही रुक जाता है। उसकी आंखें शॉक से फैल जाती हैं। उसे ऐसा महसूस होता है जैसे कोई विशाल पावर उसके सामने की स्टेक तक को काटती हुई निकल गई हो। उसका पूरा शरीर कांपने लगता है। वो डिसबिलीफ में बड़बड़ाता है, ये वर्ल्ड लेवल इमोशनल पावर है। इतनी टेरिफाइंग पावर को महसूस करके उसके चेहरे पर डर साफ दिखाई देने लगता है। वो कांपती आवाज में सोचता है, इतना पावरफुल इंसान यहाँ अपनी पावर क्यों रिलीज कर रहा है? क्या उसका टारगेट वो मैरिटाइम एम्पायर को टारगेट कर रहा है, या फिर क्या वो पूरे मैरिटाइम एम्पायर के खिलाफ वॉर डिक्लेयर कर रहा है? ये सवाल कई लोगों के दिमाग में एक साथ घूमने लगते हैं। कट होकर वीआईपी रूम में सीन जाता है। वहां बैठे 5 बड़े लोग अचानक एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं, क्योंकि उन सब ने उसी टेरिफाइंग पावर को महसूस कर लिया था। बिना कुछ बोले पांचों की नजर एक ही दिशा में चली जाती है। अना केल्सी सिगरेट का स्मोक छोड़ते हुए धीरे से बोलती है, वर्ल्ड क्लास लेवल। उसकी आंखों में पहली बार सीरियसनेस दिखाई दे रही थी। विक्टर भी कंफ्यूज्ड होकर बोलता है, कितनी अजीब बात है, क्या आज तुम्हारे शिप पर कोई दूसरा वर्ल्ड लेवल फिगर भी मौजूद है, या क्या वो लोग हमें टारगेट कर रहे हैं? सॉन्ग ही हल्का सा भौहें सिकोड़ती है। वो डाउट भरी आवाज में बोलती है, क्या वो लोग लूजा पर हमला करने वाले इंसान के साथी हो सकते हैं, या फिर उनका टारगेट वो डिस्टिंग्विश्ड जेंटलमैन है? लेकिन तभी लू यांग काल्मली सबको रिअश्योर करता है। वो धीरे धीरे बाहर समुद्र की तरफ देखने लगता है। फिर शांत आवाज में बोलता है, आप सबको चिंता करने की जरूरत नहीं है, चाहे कोई भी आए या कोई भी कॉन्स्पिरेसी लेकर आए। अगर उन्होंने सी एम्परर को ऑफेंड करने की हिम्मत की। लू यांग धीरे से सिर उठाकर स्टाररी स्काई की तरफ देखता है। उसका एक्सप्रेशन बिल्कुल काम था। फिर वो ठंडी आवाज में बोलता है, तो चाहे वो वर्ल्ड लेवल पर ही क्यों ना हो, उन्हें मरना ही पड़ेगा। दूसरी तरफ लूजा अभी भी चोंग मो का सामना कर रहा था, लेकिन अब वो सच में डर चुका था। उस आदमी की बात सुनकर उसके पैरों तक में कंपी दौड़ गई थी। वो पैनिक में चिल्लाता है, हम अब उसकी लेवल फील भी नहीं कर पा रहे। ये कैसे पॉसिबल है? क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो? क्या सच में हम सिर्फ उसी चीज का सामना कर रहे हैं? उसके पास खड़ा आदमी भी हॉरर में ग्रिमेस करने लगता है। वो अपने होंठ काटते हुए बोलता है, मुझे भी ये इम्पॉसिबल लगता है, लेकिन यही सच है। तुम उसकी पावर फील नहीं कर पा रहे, लेकिन मैं उसे थोड़ा बहुत देख पा रहा हूँ। उसकी आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था। उसे जो दिखाई दे रहा था वो एक काला एनर्जी स्फीयर था, बिल्कुल छोटे ब्लैक होल जैसा। ऐसा लग रहा था जैसे वो अपने आसपास की हर चीज को अंदर खींच लेना चाहता हो। उसके चारों तरफ फैलती लाइट्स इतनी टेरिफाइंग थी कि उनसे इमेंस प्रेशर निकल रहा था। वो प्रेशर किसी डिजास्टर जैसा महसूस हो रहा था, जैसे किसी टॉप टियर बीइंग की पावर सामने खड़ी हो। एक ऐसी प्रेशर जो सिर्फ वर्ल्ड लेवल पर मौजूद होती है। अब वो आदमी पूरी तरह टूट चुका था। वो जोर से चिल्लाने लगता है, भागो, जल्दी भागो। शायद उसके पास अब यही आखिरी ऑप्शन बचा था, लेकिन जब तक उसे ये एहसास हुआ तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अगले ही पल चोंग मो लाइटनिंग स्पीड से उनके सामने पहुंच जाता है। कुछ सेकंड के अंदर ही वो दोनों को खत्म कर देता है। वो उनके बाल पकड़कर उन्हें नीचे घसीटता है और दोनों वहीं अनकॉन्शियस होकर गिर जाते हैं। धड़ाम। सब खत्म होने के बाद चोंग मो उन दोनों को जमीन पर फेंक देता है। फिर वो धीरे से सिर नीचे झुकाता है। उसके चेहरे पर डीप थॉट दिखाई दे रही थी। उसे खुद यकीन नहीं हो रहा था, ये इतना आसान था। पास खड़ी यिली उसे चुपचाप देख रही थी। यिली उन दोनों की तरफ देखकर कैजुअली उनका सिर नीचे मोड़ देती है। फिर हल्की मुस्कान के साथ बोलती है, तुम्हें नहीं लगता ये थोड़ा ज्यादा एक्सट्रीम था? ये सुनकर चोंग मो बिल्कुल नॉर्मल टोन में जवाब देता है, हाँ, शायद मैंने सही से नहीं किया, मुझे उसे धीरे धीरे मारना चाहिए था। उसका जवाब सुनकर यिली की स्माइल और गहरी हो जाती है। उसकी आंखें खुशी से हल्की बंद हो जाती हैं। वो सेटिस्फाइड आवाज में बोलती है, बहुत अच्छा, सिर्फ ऐसे एक्सट्रीम्स अब मेरी रेजनैलिटी को कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन तभी यिली अचानक वार्निंग देने लगती है और उसी पल चोंग मो भी कुछ स्ट्रेंज महसूस करता है। उसके पैरों के नीचे अचानक मिस्टीरियस लाइट्स दिखाई देने लगती हैं। वो लाइट्स अजीब पैटर्न्स बनाते हुए फैलने लगती हैं। धीरे धीरे सारी लाइट्स एक जगह जाकर इकट्ठा होने लगती हैं। चोंग मो ध्यान से उन्हें देखने लगता है। वो रूट्स की तरह पूरे आसपास फैल रही थीं। उनकी चमक उसकी आंखों में साफ दिखाई दे रही थी। और तभी उसके सामने एक विशाल डीमन दिखाई देता है। उसने भारी आर्मर पहन रखा था और वो एक रॉयल किंग की तरह थ्रोन पर बैठा हुआ था। उसकी नजरें ऊपर से चोंग मो को देख रही थीं, जैसे वो कोई मामूली इंसान हो। ये देखकर चोंग मो पूरी तरह शॉक्ड रह जाता है। वो कंफ्यूजन में पूछता है, ये क्या है? लेकिन यिली बिल्कुल काल्म थी। वो धीरे से बोलती है, तुम्हें अजीब नहीं लगा? तुम और वो स्काउंड्रल इस शिप पर इतनी लड़ाई कर रहे थे, लेकिन शिप को एक स्क्रैच तक नहीं आया। फिर वो सीधे उस विशाल डीमन की तरफ इशारा करती है, क्योंकि ये शिप खुद भी एक इमोशनल एंटिटी है और ये उसका असली रूप है। अब दोनों इमोशनल मॉन्स्टर्स एक दूसरे के सामने खड़े थे। पूरा माहौल
भारी प्रेशर से भर चुका था। ये आगे एक्सप्लेन करने लगती है, इमोशनल पावर की दुनिया में तुम कितना देख सकते हो, ये पूरी तरह तुम्हारी स्ट्रेंथ पर डिपेंड करता है, और सिर्फ मेरी पावर की वजह से तुम इस दुनिया का असली रूप थोड़ा बहुत देख पा रहे हो। उसी समय लू यांग हवा में तैरता हुआ दिखाई देता है। उसके हाथ पॉकेट्स में थे और उसके पीछे उसका विशाल इमोशनल मॉन्स्टर खड़ा था। वो ऊपर से एरोगेंस के साथ नीचे दिख रहा था। तभी यिली की आवाज धीरे धीरे गूंजती है। यिली की आवाज धीरे धीरे गूंजती है, ये है मैरीटाइम एम्परर की असली पावर। उस विशाल मॉन्स्टर से भयानक प्रेशर निकल रहा था। पूरा शिप उसकी पावर से ढका हुआ था, जैसे कोई गार्डियन गॉड पूरे जहाज की रक्षा कर रहा हो। ऊपर हवा में खड़ा लू यांग नीचे देखते हुए बोलता है, तो तुम वही वर्ल्ड लेवल बीइंग हो जिसे समझ नहीं आता कि उसे जीना चाहिए या मरना। उसकी आंखों में ठंडी किलिंग इंटेंट थी। फिर वो शांत लेकिन भारी आवाज में बोलता है, तो फिर मर जाओ। ऐसा लग रहा था जैसे वो खुद अपने मॉन्स्टर से कनेक्टेड हो चुका हो। अचानक उस विशाल मॉन्स्टर की आवाज पूरे आसमान में गूंजने लगती है। स्वर्ग और धरती के बीच हर अपराध की सजा दी जाएगी। उसकी मैकेनिकल और डिवाइन आवाज पूरे वातावरण को हिला देती है। फिर वो दोबारा बोलता है, ऑल थिंग्स ओबे, फॉलो द ऑर्डर्स, और पावर का गलत इस्तेमाल करने वालों को खून से कीमत चुकानी होगी। ये सुनते ही चोंग मो अचानक शॉक में रह जाता है, लेकिन अगले ही पल उसकी आंखों में रियलाइजेशन चमक उठती है। उसका रैशनल मॉन्स्टर भी उसी समय रिएक्ट करता है। दोनों जैसे एक साथ कुछ समझ गए हों। चोंग मो धीरे से बड़बड़ाता है, अब समझ आया, ये अपनी कमांड्स की पावर चांटिंग के जरिए एम्पलीफाई करता है। उसी समय लू यांग और उसका मॉन्स्टर एक साथ जोर से चांट करने लगते हैं। उनकी आवाजें पूरे समुद्र में गूंजने लगती हैं। फिर वो चिल्लाते हैं, मेरे आदेश को ट्रांसमिट करो, घुसपैठिए के आसपास की स्पेस फ्रीज हो जाए। अगले ही पल चोंग मो और उसका रैशनल मॉन्स्टर अचानक रुक जाते हैं। उनके आसपास गोल्डन आइस जैसी विशाल लेयर्स बन जाती हैं। ऐसा लग रहा था जैसे पूरी स्पेस ही फ्रीज हो गई हो। वो दोनों उस पावर के बीच बुरी तरह बाइंड हो चुके थे। और तभी उस विशाल मॉन्स्टर की स्टर्न मैकेनिकल आवाज फिर गूंजती है। मैं गोल्डन सोर्ड का उपयोग करके पनिशमेंट दूंगा। उसकी आवाज में ऐसा प्रेशर था जैसे पूरा समुद्र कांप रहा हो। फिर लू यांग और उसका मॉन्स्टर दोबारा चांटिंग शुरू करते हैं, मेरे आदेश को ट्रांसमिट करो, फ्रोजन स्पेस के अंदर मौजूद सारी इमोशनल स्ट्रेंथ आधी कर दी जाए। अगले ही पल चारों तरफ काउंटलेस गोल्डन स्वॉर्ड्स प्रकट हो जाती हैं। वो सारी स्वॉर्ड्स सीधे उस जमी हुई गोल्डन आइस लेयर में घुसने लगती हैं। धड़ धड़ धड़, हर तरफ शार्प ब्लेड्स की आवाज गूंजने लगती है। ऊपर खड़ा लू यांग कंटेम्प्ट से नीचे देखता है। वो ठंडी हंसी के साथ बोलता है, इसे अपनी लिमिट्स का अंदाजा ही नहीं है। दूसरी तरफ एना उस इमोशनल मॉन्स्टर को ध्यान से ऑब्जर्व कर रही थी। उसकी आंखों में क्यूरियोसिटी थी। वो धीरे से सोचती है, ये इमोशनल मॉन्स्टर काफी रेयर स्पेसिमेन है, लेकिन विक्टर बिल्कुल काम था। वो कैजुअली बोलता है, अब इसकी पावर आधी हो चुकी है, कैप्टन का आदेश मिल चुका है, अब इसे पकड़ना बस समय की बात है। एना सिगरेट का स्मोक छोड़ते हुए अब भी सोच में डूबी हुई थी। उसे महसूस हो रहा था कि सामने खड़ा मॉन्स्टर सामान्य नहीं था। विक्टर मीनवाइल जाने की तैयारी करने लगता है। उसे पूरा भरोसा था कि अब सिचुएशन बदल नहीं सकती। वर्ल्ड क्लास हो या ना हो, पावर हाफ होने के बाद ये ज्यादा देर टिक नहीं पाएगा। लेकिन तभी क्रैक, अचानक उस विशाल फ्रोजन वॉल से क्रैकिंग साउंड आने लगती है, जैसे कोई चीज अंदर से टूट रही हो। ये आवाज सुनते ही एना और विक्टर दोनों रुक जाते हैं। उनकी नजर तुरंत उसी तरफ चली जाती है। और सिर्फ वो दोनों ही नहीं, लू यांग भी पहली बार विजिबल सरप्राइज्ड हो जाता है। उसकी आंखें सिकुड़ जाती हैं क्योंकि अचानक वो विशाल फ्रोजन वॉल जोरदार आवाज के साथ टूट जाती है। धड़ाम, पत्थर जैसी भारी आइस हर तरफ उड़ने लगती है। उन टूटे हुए शार्ड्स के बीच चोंग मो का रैशनल मॉन्स्टर दिखाई देता है। उसके शार्प क्लॉज ने स्टोन जैसी हार्ड आइस को चीरकर रास्ता बना दिया था। चोंग मो उन सबको कोल्ड आइस से घूर रहा था। उसकी नजरों में अब कोई इमोशन नहीं था। फिर वो धीरे धीरे अपना हाथ ऊपर उठाता है। ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी को जजमेंट दे रहा हो। उसी समय उसका रैशनल मॉन्स्टर भी टेरिफाइंग प्रेशर छोड़ने लगता है। पूरी जगह उसकी ओवरवेलमिंग पावर से कांपने लगती है। वो मॉन्स्टर लगातार एनर्जी गैदर कर रहा था और अगले ही पल चोंग मो अपना हाथ तेजी से नीचे गिराता है, जैसे किसी क्रिमिनल को डेथ सेंटेंस दे रहा हो। उसी सेकंड उसका विशाल रैशनल मॉन्स्टर भी मूव करता है। उसके शार्प क्लॉज लाइटनिंग स्पीड से आगे बढ़ते हैं और सीधे लू यांग के मॉन्स्टर को चीर देते हैं। छर्राक! लू यांग हॉरर में उस सीन को देखता रह जाता है। चोंग मो से निकल रही टेरिफाइंग फोर्स ने उसे अंदर तक डरा दिया था। रैशनल मॉन्स्टर के उस अटैक की शॉकवेव पूरे आसमान में फैल जाती है। ऐसा लगा जैसे आसमान तक फट गया हो। उस अटैक का असर इतना डेंजरस था कि धरती का एक हिस्सा तुरंत एक्सप्लोड हो जाता है। समुद्र की सतह पर भी विशाल लहरें उठने लगती हैं।
पूरा सी एम्परर शिप वायलेंटली हिलने लगता है। दूर खड़े एना और विक्टर भी उस वायलेंट विंड से पीछे हट जाते हैं। उनके चेहरे पर अब मजाक नहीं था, अब दोनों जेन्युइनली शॉक्ड थे। लेकिन सबसे ज्यादा प्रेशर सीधे बैटल के बीच खड़े लू यांग महसूस कर रहा था। उसे साफ समझ आ रहा था कि सामने वाला ओपोनेंट कितना टेरिफाइंग है। अचानक शिप की सपोजिडली इंडिस्ट्रक्टिबल डिफेंसिव वॉल में एक विशाल होल दिखाई देता है और उसके सामने चोंगमो बिल्कुल सीधा खड़ा था। उसकी आंखें कोल्ड चैलेंज से भरी हुई थीं। वो सीधे लू यांग को घूर रहा था। पहली बार लू यांग के चेहरे पर हेजिटेशन दिखाई देती है। वो अंदर से पूरी तरह शॉक्ड था, क्योंकि सामने वाले ने ना सिर्फ उसकी कैप्टिविटी तोड़ दी, बल्कि एक बेहद रेयर इमोशनल मॉन्स्टर भी दिखाया। अब उसके दिमाग में सिर्फ एक सवाल घूम रहा था, ये इंसान आखिर चाहता क्या है? लू यांग अब भी चोंगमो को घूर रहा था। उसके दिमाग में लगातार सवाल चल रहे थे। क्या ये इंसान सिर्फ इस शिप पर चढ़ा है, या फिर इसका असली टारगेट मेरे पीछे की कॉर्पोरेशन है? उसके अंदर एक अजीब बेचैनी फैलने लगती है। कुछ देर तक वो पूरी तरह साइलेंट रहता है, लेकिन फिर उसके चेहरे पर वापस वही अरोगेंट एक्सप्रेशन लौट आता है, क्योंकि उसकी आदत हमेशा एक ही थी, जो भी रास्ते में आए उसे मार दो। अचानक वो जोर से कमांड देता है, गार्ड बीस्ट्स। उसी समय उसका इमोशनल मॉन्स्टर भी भारी आवाज में दोहराता है, गार्ड बीस्ट्स। अगले ही पल चारों तरफ से विशाल नाइट्स प्रकट होने लगते हैं। उनके हाथों में डेंजरस वेपन्स थे और उन सबका निशाना सिर्फ चोंगमो था। साथ ही उन विशाल सोल्जर्स ने चोंगमो के रेशनल मॉन्स्टर को भी घेर लिया, लेकिन उसका मॉन्स्टर बिल्कुल काल्म था। वो लाइटनिंग स्पीड से अपनी पावर गैदर करने लगता है। फिर अचानक वो अपनी रैशनैलिटी सोर्ड से जोरदार स्लैश करता है, स्वीश। एक ही वार में चारों तरफ खड़े मॉन्स्टर्स बीच से कट जाते हैं, उनके शरीर टूटकर गायब होने लगते हैं। दूसरी तरफ चोंगमो खुद भी बेहद एजाइल तरीके से अटैक्स डॉज कर रहा था। उसकी मूवमेंट्स इतनी फास्ट थीं कि सोल्जर्स उसे पकड़ ही नहीं पा रहे थे। लेकिन तभी क्रूशल मोमेंट पर लू यांग अचानक चिल्लाता है, रुको। अगले ही सेकंड चोंगमो का शरीर बीच हवा में फ्रीज हो जाता है। उसका मूवमेंट पूरी तरह रुक जाता है और उसी मौके का फायदा उठाकर एनिमी सोल्जर्स हमला कर देते हैं। धड़ 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 5 लंबे स्पीयर्स एक साथ उसके शरीर में घुस जाते हैं, लेकिन एक्सपेक्टेड की तरह वो स्पीयर्स उसके शरीर में ज्यादा अंदर तक पेनिट्रेट नहीं कर पाते। इतनी डेंजरस सिचुएशन में भी चोंगमो का चेहरा बिल्कुल इमोशनलेस था। उसी समय उसका रैशनल मॉन्स्टर आसपास के एनिमीज को काटना जारी रखता है, जैसे वो फल काट रहा हो। एक लाइन गिरती तो तुरंत दूसरी लाइन मॉन्स्टर्स की पैदा हो जाती और वो पीछे से हमला करने लगते। लू यांग फिर वही पुरानी ट्रिक इस्तेमाल करने की कोशिश करता है। वो दोबारा कमांड देने ही वाला था, लेकिन उससे पहले ही चोंगमो के रैशनल मॉन्स्टर की विशाल स्वॉर्ड नीचे गिरती है। धड़ाम! ये देखकर लू यांग की आंखें फैल जाती हैं। उसका दिमाग तुरंत बचने का तरीका सोचने लगता है। फिर वो तुरंत सोर्ड के डायरेक्शन में अपना शरीर गिरा देता है ताकि डैमेज कम हो सके। लेकिन यही मूव चोंगमो पहले ही पढ़ चुका था। अगले ही पल वो सीधा लू यांग की तरफ लॉन्च कर देता है। लू यांग दांत भींच लेता है। अब उसके पास भागने का टाइम नहीं था, उसे सीधे चोंगमो का सामना करना ही पड़ने वाला था। अब लू यांग ने भागना बंद कर दिया था। उसने फैसला कर लिया कि अब वो सीधे चोंगमो का सामना करेगा। दूसरी तरफ चोंगमो की आंखें ठंडी हो चुकी थीं। वो अपनी स्ट्रेंथ और बढ़ाने लगता है। फिर अगले ही पल वो टेरिफाइंग फोर्स के साथ आगे चार्ज करता है। पूरा जहाज उसके कदमों से कांपने लगता है। हालांकि सामने एनिमीज की संख्या बहुत ज्यादा थी, लेकिन फिर भी चोंगमो और उसके रैशनल मॉन्स्टर की ओप्रेसिव ऑरा को इग्नोर नहीं किया जा सकता था। चोंगमो एक हाथ से एनिमी सोल्जर को ऐसे बीच से काट देता है जैसे बटर काट रहा हो, और दूसरे हाथ से वो एक और सोल्जर के शरीर में सीधा पंच मार देता है। धड़ाम! उधर काउंटलेस शार्प स्पीयर्स हवा की स्पीड से रैशनल मॉन्स्टर की तरफ उड़ने लगते हैं, लेकिन वो तुरंत अपनी विशाल सोर्ड से जवाब देता है, स्वीश! दोनों तरफ लगातार भयानक अटैक्स हो रहे थे। कोई भी साइड पूरी तरह अपर हैंड नहीं ले पा रही थी। बैटल और ज्यादा वायलेंट होती जा रही थी। लेकिन धीरे धीरे सिचुएशन बदलने लगती है। एडवांटेज अब लू यांग और उसके इमोशनल मॉन्स्टर्स की तरफ जाने लगता है, क्योंकि रैशनल मॉन्स्टर के शरीर पर सीरियस वुंड्स बनने शुरू हो चुके थे। उसकी आर्मर जैसी बॉडी अब जगह जगह से टूटने लगी थी। दूसरी तरफ लगातार अटैक्स करने की वजह से चोंगमो भी थकने लगा था। उसकी सांसें भारी हो चुकी थीं,
ये देखकर लू यांग अंदर ही अंदर खुश होने लगता है। वो मन ही मन सोचता है, ये लड़का कमजोर पड़ रहा है, अब मैं जीत सकता हूँ। उसके दिमाग में तेजी से कैलकुलेशंस चलने लगती हैं। खुले समुद्र के बीच छिपने की जगह बहुत कम थी, मतलब उसके पास चोंगमो को जिंदा पकड़ने का मौका था। और अगर वो उस रेयर इमोशनल मॉन्स्टर का सीक्रेट जान गया तो ये कॉर्पोरेशन के लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी। उसी समय येली अचानक चोंगमो के पास प्रकट होती है। उसकी आवाज पहली बार सीरियस लग रही थी। वो धीरे से बोलती है, मेरी ताकत लगभग खत्म हो चुकी है। ये सुनते ही चोंगमो शॉक में उसकी तरफ देखता है। वो जल्दी से पूछता है, अब क्या करें? लेकिन येली हेल्पलेस होकर सिर हिलाती है। कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, हमें भागना होगा। और अगले ही पल लू यांग की शॉक्ड नजरों के सामने एक विशाल चेन अचानक चोंगमो के शरीर को खींच लेती है। वो लाइटनिंग स्पीड से पीछे की तरफ खींच जाता है, इतनी तेजी से कि बाकी लोग रिएक्ट तक नहीं कर पाते। जैसे ही वो बैटल एरिया से बाहर निकलता है, जैसे ही चोंगमो डेक से बाहर निकला, उसने तुरंत भागने की कोशिश की और अगले ही पल वो सीधे समुद्र में कूद गया। छपाक! ये रेकलेस मूव देखकर लू यांग भी शॉक्ड रह जाता है। वो डिसबिलीफ में सोचता है, क्या ये लड़का पागल हो गया है? लेकिन फिर भी वो तुरंत उसी दिशा में दौड़ पड़ता है। उसी समय विशाल लहरों के बीच चोंगमो हवा में सस्पेंड था। लेकिन अजीब बात यह थी, वो आगे भाग नहीं रहा था। वो अचानक वहीं फ्रीज हो गया था, क्योंकि उसके सामने समुद्र की पूरी सतह पर फैला एक विशाल डार्क मॉन्स्टर दिखाई दे रहा था। ये देखकर चोंगमो की आंखें फैल जाती हैं। उसे अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। वो खुद को काल्म रखने की कोशिश करता है और धीरे धीरे आसपास देखने लगता है। लेकिन जो रियलिटी उसके सामने खुलती है, उसे देखकर उसकी प्यूपिल सिकुड़ जाती हैं। अब उसे शहर का असली रूप दिखाई देने लगता है। टावरिंग स्काईस्क्रेपर्स के पीछे विशाल ड्रैगन जैसे डार्क मॉन्स्टर्स मौजूद थे। जमीन के नीचे से काउंटलेस काले हाथ बाहर निकल रहे थे। आसमान के ऊपर लाइट एंटिटीज का डोमेन फैला हुआ था। जो दुनिया पहले खूबसूरत लगती थी, अब उसका हॉरिफाइंग सच सामने था। हर जगह इमोशनल एंटिटीज मौजूद थीं। समुद्र, शहर, धरती, आसमान, सब कुछ उनसे प्रभावित था। चोंगमो पूरी तरह स्टंड रह जाता है। उसकी अब तक की सारी समझ टूटने लगती है। वो धीरे से बड़बड़ाता है, अब तक मुझे लगता था कि सिर्फ इंसान बीमार है, लेकिन ये टेरिफाइंग साइट्स उसके दिमाग की लिमिट से बाहर थी। उसकी आंखों से अचानक खून बहने लगता है। वो दर्द से अपना चेहरा पकड़ लेता है और चीख पड़ता है, मैं गलत था, सिर्फ इंसान नहीं, समुद्र, शहर, धरती, आसमान, सब कुछ बीमार है। बस गाइज, आज की स्टोरी यहीं तक थी। सच बताऊं, इस स्टोरी का नेक्स्ट पार्ट और भी ज्यादा क्रेजी होने वाला है। इसलिए अगर तुम लोग कंटिन्यू देखना चाहते हो तो कमेंट में जरूर बताना। और हाँ, वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर देना। तुम्हारा एक लाइक मुझे ऑनेस्टली काफी मोटिवेशन देता है और समझ आ जाता है कि तुम लोग ऐसी वीडियोस और देखना चाहते हो। सब्सक्राइब और शेयर के लिए मैं फोर्स नहीं करूंगा, क्योंकि असली सपोर्ट वही होता है जो दिल से आए। तो चलो गाइज, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और अमेजिंग स्टोरी के साथ। टेक केयर।